डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं उनमें इमीडिएट क्या फ़र्क पड़ेगा? ट्रेड वॉर अभी क्या है, चाहे वो चाइना की बात करें, यूएस का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, इनडायरेक्टली हिट करना, इंडियन इकोनॉमी पे बात करना, जीडीपी को लेके बात करना, क्रैश की बात करना, तो आप सब क्या सोचते हैं? क्या ये सब चीज़ें सही है, हो सकता है, या भारत एक अलग अपने रूट पे है अभी? हर न्यूज़ का एक शॉर्ट टर्म रिएक्शंस होता है, बट आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशंस उसका मिलता है। आप इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटी है। मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। इस कारण से मार्केट अभी थोड़ी गिरी हुई है, तो हमें अच्छे स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। So is it right time to invest or not? यस, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अभी आप देखेंगे तो मार्केट अपने टॉप से 7-8% डाउन मिल रही है। जैसे आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, तो कहाँ पे एसआईपी करना चाहिए उनको, जो जिनको नहीं पता है, बहुत टेक्निकल? देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उस केस में म्यूचुअल फंड बेटर है। तो अच्छा, आज के टाइम में आपको लगता है कि हर व्यक्ति को एसआईपी करना ही चाहिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए। हर जो नया मतलब यूथ जनरेशन भी है, अगर आप अपना कुछ भी सेविंग कर रहे हैं तो आप सेविंग का कुछ पार्ट आपको एसआईपी में डालना चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट। जो आपके टाइटल में नीचे लिखा हुआ है यूट्यूब के, निफ्टी की निशानेबाज, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कौन सा ऐसा निशाना है जो आप जानते हैं लगाना? अभी सेबी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है इधर बीच, अलग अलग वैलिडेशन एक पॉलिसी लेके आ रहा है। आप तो सेबी रजिस्टर्ड है? बिल्कुल। सो एक सेबी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में क्या अंतर हो जाता है? क्या क्या पावर्स ऐसे हैं जो मिल जाते हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ओन करनी होती हैं? आजकल क्रिप्टो का बड़ा चल रहा है, तो मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। आपका अपना पॉइंट क्या है क्रिप्टो को लेके? एक भारतीय होने के नाते अगर हमें लगता है कि यार हम भारत के जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो एक कोई व्यक्ति क्रिप्टो में कर रहा है और वही अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहा है, तो किस में वैल्यू ज़्यादा ऐड हो रहा है? क्रिप्टो से भारत को क्या फ़ायदा है? निफ्टी में सर डेली अप एंड डाउन लगे रहते हैं, तो एक आम इन्वेस्टर इसको कैसे समझे? निफ्टी 50 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मार्केट पर क्या फ़र्क होता है? स्टॉक निफ्टी में पॉसिबल है कि वो जा सकता है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, तो जिसकी पॉसिबिलिटी बनती है उसमें अप मूवमेंट आने लगता है, और जिसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो निकल सकता है वो गिरने लग जाता है। तो वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारे जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, इन्फॉर्म ट्रेडर्स होते हैं या रिसर्चर होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी वहाँ निकाल लेते हैं। ग्लोबल एंगल से थोड़ा जैसे अभी चल रहा है कि भाई टैरिफ वार हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, रसिया यूक्रेन है, वो एक फैक्टर है जो थोड़ा सा तंग कर रहा है ऊपर जाने में। तो मेरा ये मानना है कि अगर ग्लोबली चीज़ें सुधर जाएं तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक तो सब अच्छा ही है। तो ये जो सोशल मीडिया जब से एक्टिव हो गई ना, कोविड के बाद से ही आप देखेंगे तो यूट्यूब पे सब कुछ चला गया। आजकल तो अगर लोग जी बिजनेस या जो बिजनेस चैनल्स भी देखते हैं वो भी यूट्यूब पे देखते हैं, ना कि टीवी पे देखते हैं। तो सारा कुछ सब शिफ्ट हो गया यूट्यूब की तरफ, और सोशल मीडिया के आने से अवेयरनेस आ गई है। इसके कारण कभी भी मार्केट में कुछ पैनिक भी आता है ना, तो इन्वेस्टर्स नए खड़े हो जाते हैं। ब्रोकिंग कंपनियों के पास लोग नहीं हुआ करते थे या स्ट्रगल करते थे, अब माइंडसेट चेंज हुआ है। अब लोग फुल टाइम ट्रेड कर रहे हैं, 100%, yes. लोग ऑफिस खोल रहे हैं, बिल्कुल। और अब प्राउडली आप बोलते हो कि आप शेयर मार्केट में काम करते हो। नहीं तो पहले तो बड़ा टफ था, अरे भैया सट्टा वट्टा करते हो। रिटेल ट्रेडर अक्सर क्विक पैसा कमाने के चक्कर में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आपके हिसाब से? अच्छा, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, ये दोनों पे बहुत डिस्कशन होता है, बहुत वीडियोस चलती है। कुछ लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छी है। आपका क्या मत है इसमें? और ये आपका सवाल मेरे लिए बहुत अच्छा है कि ऑप्शन चेन से आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि मेरी जो अपनी एक्सपर्टीज़ है ये ऑप्शन चेन पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है और मैंने बहुत रिसर्च किया। देखिए, लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि लॉस तो हो गए, आप बच नहीं सकते लॉस से। ये मेरे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जो मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ कि ओवरनाइट नेकेड ऑप्शंस कैरी आप मत कीजिए।
थैंक यू, आपने सवाल बहुत अच्छे पूछे, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। और एकदम ज़मीन से जुड़े सवाल थे और मुझे जवाब देके बहुत मज़ा आया। मैंने जो भी जवाब दिए सारे दिल से दिए। जी बिज़नेस में एक आपका शो आता है सर, निफ्टी के निशानेबाज। आप जितने भी क्रेडिबल फेस हैं, लाइक विवेक बिंद्रा जी हो गए, और ट्रेडिंग में और भी जो लोग हैं, सागर जी हो गए, और इधर बीच बैक टू बैक हुआ है, कथोरिया जी हो गए। जितने भी बड़े फिनांस के जानकार हैं, उन सब पे आप एज अ गेस्ट जा चुके हैं। आप इस इंडस्ट्री के बहुत पुराने निशानेबाज हैं, राइट? और पर्टिकुलर आपने एक सेगमेंट में, यानी कि निफ्टी और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका एक शानदार कमांड है। तो आज का पॉडकास्ट हम उसी के इर्द गिर्द सर रखेंगे। अब पॉडकास्ट का पहला सवाल हम लेते हैं, जो अभी चल रहा है, एक वॉर, ट्रेड वॉर, ठीक है? क्योंकि आप बहुत सहजता और टेक्निकल बता पाएंगे, लोगों को समझ में भी आएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले लोग बहुत है, क्लैरिटी देने वाले मीडिया में बहुत कम लोग हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं, उनमें इमीडिएट क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा ये। और इमीडिएट इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव आएगा। इमीडिएट इम्पैक्ट का मतलब हो गया कि जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज है उनकी इन्वेंट्रीज थोड़ी पाइल्ड अप हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए अगर एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट कॉस्टली हो गई, 25% का टैरिफ लगाया, तो वहाँ पे क्या डिमांड थोड़ी टेपर हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, थोड़ा इन्वेंट्री पाइल्ड अप हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि एक्सपोर्टर जो है उनको अपना मार्जिन श्रिंक करना पड़े, यानी कि थोड़ा रिड्यूस्ड कॉस्ट पे उनको देना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आएगा। इससे क्या है कि जो वॉल्यूम है हमारा, जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है, वो थोड़ा कम हो सकता है। बट इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि खाली शॉर्ट टर्म में हल्का नेगेटिव है, बट लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि क्या है, इससे हम अदर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मूव करेंगे। मान लीजिए हम यूएस में एक्सपोर्ट कम कर देंगे, तो उसकी जगह हम एशियन कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, हम मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम नए मार्केट की तरफ मूव करेंगे, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में रेस्ट्रिक्शंस हो गया तो आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये एक और वेन्यू को खोलेगा। भाई, हमारे और रास्ते निकलेंगे, तो हमारे पास और मार्केट बन जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है ये। जैसे कि अभी रशिया के साथ हुआ था कि उसने डिस्काउंट ऑफर निकाला, राइट, कि आप ले सकते हो। तो अब ये हुआ, एक्सपोर्टर कुछ डिस्काउंट निकालेंगे, अप्रोच करेंगे अलग अलग और कंट्रीज को, और इंडिया में ही कुछ देखेंगे कि ऑप्शन। अच्छा, जब आप सब अपने कंफर्ट लाइफ में होते हैं, सोफे बैठे हो, कोई न्यूज़ ऐसा आता है कि टैरिफ लग गया, ये लग गया, वो लग गया, तो आप सबकी मनोदशा क्या होती है? बिकॉज आप एज ए, आप इन्वेस्टर भी हैं, आप ट्रेडर भी हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं, आप ऑडिटर हैं, तो आपके मन में क्या होता है? आप किस लेवल पे एनालिसिस करते हैं? क्योंकि ट्रेड वॉर अभी क्या है, चाहे वो चाइना की बात करें, यूएस का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, इनडायरेक्टली हिट करना, इंडियन इकोनॉमी पे बात करना, जीडीपी को लेके बात करना, क्रैश की बात करना, तो आप सब क्या सोचते हैं? क्या ये सब चीज़ें सही है, हो सकता है, या भारत एक अलग अपने रूट पे है अभी? देखिए, हम लोग जनरली इस तरीके की कभी भी न्यूज़ आती है तो उसका दोनों एंगल्स स्टडी करते हैं ठीक कि है। ये न्यूज़ आने से इमीडिएट शॉर्ट टर्म क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हमें क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। हर न्यूज़ का एक शॉर्ट टर्म रिएक्शंस होता है, बट आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशंस उसका मिलता है। अब जैसे हमारी कंट्री है, ये अपने आप में डेवलपिंग इकोनॉमी है। जो कंपनी जो ओवरऑल देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन भी ठीक है, इंटरनल जो डिमांड है कंट्री की, वो हर सेक्टर में देखेंगे तो डिमांड ज़्यादा ही है सप्लाई से, तो ग्रोथ में कहीं कोई कमी नहीं है। और ये जो थोड़ी मोड़ी ये न्यूज़ है, ये ट्रेड वॉर तो चलता रहेगा, क्योंकि क्या है, कभी चाइना से, कभी यूएस से। चाइना से भी हुआ था तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया, उसके बाद मार्केट नए हाई पे गई। अब आप देखिए यूएस से है, तो ये सब सेटल डाउन धीरे धीरे हो जाती है। ये एक तरीके का कंपटीशन क्रिएशन है, इससे अपॉर्चुनिटी भी खुलती है। तो हम लोग क्या है, न्यूज़ को दोनों इम्पैक्ट देखते हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है। अब ये जो प्रॉब्लम आई, इसका भी सॉल्यूशन सारी जो कंपनीज हैं वो अलग अलग एवेन्यूज़ को पे फोकस कर रही है कि और हम किस किस कंट्रीज़ में जा सकते हैं, तो रास्ता खुल रहा है। तो इससे
लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और अल्टीमेट आप देखेंगे तो ट्रेड वार जो यूएस के साथ है ये भी धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका निकलेगा। तो इससे फ़ायदा हमें क्या होगा, एक तो यूएस की जो ट्रेड वार है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगी, बाकी हम लोगों ने नए मार्केट को भी एक्सप्लोर कर लिया तो हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई। तो मतलब आप इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हो बिल्कुल कि बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटी है। मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी हाँ, देख रहा हूँ। इस हाँ। कारण से मार्केट अभी थोड़ी गिरी हुई है, तो हमें अच्छे स्टॉक्स अच्छे सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को ले लीजिए, चाहे आप वर्ल्ड इकोनॉमी को ले लीजिए, हर जगह ग्रोथ है और डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। तो क्या आने बात वाले है। समय में रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। सो इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट? यस, दिस इज़ अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अभी आप देखेंगे तो मार्केट अपने टॉप से 7-8% डाउन मिल रही है, और अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो कई सारे अच्छे स्टॉक्स या सेक्टर्स कर 12-15% आपको डाउन मिल रहे हैं, नीचे मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं या ईटीएफ वगैरह पे जा सकते हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, की जा सकती है इन्वेस्टमेंट। यहाँ म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो लोग ले मैंने नहीं जानते। बैंक वाले बोलते हैं आप हमसे म्यूचुअल फंड कर लो। आजकल फ़ोन पे पेटीएम पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आ गया है, और कुछ डीमेट अकाउंट अपना ओपन करके। तो म्यूचुअल फंड का जैसे आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, तो कहाँ पे एसआईपी करना चाहिए उनको, जो जिनको नहीं पता है, बहुत टेक्निकल? देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उस केस में म्यूचुअल फंड बेटर है। ओके। अगर आप मान लीजिए इक्विटी में जा रहे हैं तो इक्विटी में आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा, आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होगा, कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म में चलेगा ये पता करना होगा, कौन सा सेक्टर अच्छा है, ये सब का थोड़ा अगर बेसिक आइडिया है तो फिर आप इक्विटी की तरफ जा सकते हैं। बट एकदम आप नए हैं, आपको टाइम नहीं है, आप अपने बिजनेस में बिजी हैं, आप अपने जॉब में बिजी हैं, तो उस केस में फिर म्यूचुअल फंड बेटर है। अब म्यूचुअल फंड के लिए भी कई म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके लिए जिन म्यूचुअल फंड्स के ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स के म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड, जो इंडेक्स फंड है उसकी तरफ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि एक फंड मैनेजर होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को बेसिकली प्रॉपर एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं। और वहाँ पे क्या है, एनएवी आपको एंड ऑफ द डे में मिलती है, डे टू डे फ्लक्चुएशन से भी ज़्यादा आपको देखने फर्क की नहीं ज़रूरत पड़ता नहीं है, और है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्लस आप वहाँ पे एसआईपी भी कर सकते हैं, भाई आप हर महीने की जो आपकी सेविंग है वो आप डाल सकते हैं। और प्लस वहाँ पे सबसे बड़ी क्या होता है, साइकोलॉजी का फ़ायदा होता है। जब आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हर दिन अपने पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे होते हुए देखते हैं, भाई मार्केट की मूवमेंट के कारण। तो कई बार आप अच्छे स्टॉक्स को प्रॉफिट में निकाल देते हैं, तो वो उसका उसमें प्रोबेबिलिटी है कि रिटर्न ज़्यादा आएगी, बट आप छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप इन्वेस्ट करके लंबे समय तक रुकते हैं, तो वहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छी आती है। तो जब आप जॉब में है, टाइम नहीं है, तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शन है। जब आपने थोड़ी एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली, आपको नॉलेज आ गई, आप टाइम दे सकते हो, तब फिर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो अच्छा, आज के टाइम में आपको लगता है कि हर व्यक्ति को एसआईपी करना ही चाहिए? बिल्कुल 100% करना अच्छा। चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न्स के एवेन्यूज़ नहीं है। आप एफडी में जाएंगे तो 6.5%, 7% 7% मैक्सिमम है, है। हाँ। अब रियल एस्टेट में भी आप देखोगे तो वो कैपिटल कंस्टेंट है, वहाँ पे भी आपको बड़ा कैपिटल चाहिए जो हर आदमी नहीं कर सकता। गोल्ड के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, फिजिकल गोल्ड भी आप नहीं ले सकते। तो जो सबसे कम, मान लीजिए आप आज के समय में 100, 200, 500 से भी एसआईपी होती है। तो एसआईपी एक ऐसा वेन्यू है जो अगर लास्ट आप 20 सालों का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एवरेज 15% का एनुअलाइज रिटर्न एसआईपी में मिला है, इंडेक्स में भी मिला है। तो आप अच्छे एसआईपी में अच्छे म्यूचुअल फंड्स को देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में सबसे बेस्ट एवेन्यू है, जहाँ पे लिक्विडिटी भी है, आप जब चाहो तब पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं, और मल्टीपल उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जो नया मतलब यूथ जनरेशन भी है, अगर आप अपना कुछ भी सेविंग कर रहे हैं तो आप सेविंग का कुछ पार्ट आपको एसआईपी में डालना चाहिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ। मिनिमम रिटर्न कितना आपने अभी अभी तक दिखा है कि हाँ, श्योर शॉट है, इतना रिटर्न तो देता देखिए, ही है श्योर म्यूचुअल फंड? शॉट तो इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स में नहीं हो सकता। अच्छा। बट अब मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, अब मार्केट गिरेगी तो नेगेटिव रिटर्न्स भी आएंगे, मार्केट ऊपर जाएगी जैसे तो बीच में ज़्यादा, हुआ था। हाँ, ज़्यादा रिटर्न्स भी आएंगे। बट अगर आपका ये विजन है कि नहीं, मुझे 5 साल का एक एवरेज रिटर्न तो देखना है, मिनिमम 5 साल मानते हैं, 5 लॉन्ग साल मान टर्म में के 5 चलें, साल, क्योंकि हाँ। आप
थोड़ा थोड़ा करके हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक 5 है। साल आप मान के चलें तो आप ये मान के चलें 12 से 15% मिनिमम रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एफडी में करेंगे तो 6.5% के आसपास की रिटर्न मिलती 6-7, है, हाँ। तो उसका डबल आप पकड़ लीजिए 12 से 15% अगर स्टेबल मार्केट है तो। और मार्केट अगर बहुत अच्छी है, मान लीजिए आपने ऐसे समय में इन्वेस्ट किया जब मार्केट गिरी हुई है, जैसे अभी जैसे मार्केट थोड़ी गिरी हुई है तो आपको चीज़ें सस्ती मिल जाती है, तो अगर ऐसे समय से आपने स्टार्ट किया तो आपकी रिटर्न्स थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट ये आप मान के चलें कि 15% से 20% की रेंज में रिटर्न म्यूचुअल फंड्स की क्या बात! एनुअलाइज बैठ जाती है। अभी एसआईपी लोगों को कर लेना चाहिए हाँ अगर, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, जो आपके टाइटल में नीचे लिखा हुआ है यूट्यूब के, निफ्टी की निशानेबाज़, थोड़ा इसके बारे में बताइए, कौन-सा ऐसा निशाना है जो आप जानते हैं लगाना? देखिए, निफ्टी के निशानेबाज ये टैग मुझे जी बिजनेस ने दिया, हाँ, और ये टैग 2019 में उन्होंने एक शो चालू किया था, अच्छा। जिसमें उन्होंने मुझे, अनिल सिंघवी जी ने स्पेशली, जो जी बिजनेस पे चीफ एंकर हुँ, हैं, हुँ, और उसमें ये था कि आप निफ्टी के ऑप्शंस पे निशाना लगाओगे। ठीक है। और ये बहुत टफ काम है क्योंकि आपको निफ्टी पे की ऑप्शंस पे रोज निशाना लगाना है, हुँ, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तुरंत 1 घंटे में, आधे घंटे में पता चल जाती है। हुँ, तो मैंने भी चैलेंज लिया कि करते हैं, और इसके ऊपर मेरी वर्किंग है। मैंने निफ्टी पे रिसर्च काफ़ी लंबे समय से किया है, करीब 16-17 सालों से मैंने निफ्टी पे काफ़ी रिसर्च करी है। केवल निफ्टी पे? केवल निफ्टी पे ज़्यादा करी है, स्टॉक्स पे तो करी हाँ, है, हाँ, बट निफ्टी पे आप मान के चलो 7-8 सालों से मेरा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो 80% ऑफ द टाइम मैंने निफ्टी, उसके कंपोनेंट्स और उसके पूरे इर्द गिर्द मैंने समय दिया है। तो ये तो पक्का है कि निफ्टी पे मैं निशाना अच्छा लगा सकता हूँ। मतलब पीएचडी है आपकी। हाँ, मेरी मतलब हुँ, अच्छी एक्यूरेसी है, और हुँ, मैं अच्छा निशाना लगा सकता हूँ क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। तभी मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ कि मैं निशाना लगा सकता हूँ। हुँ, और निशाना लगाने का मतलब आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी अच्छी हो। हुँ, तो वो मैं बाखूबी जी बिजनेस पे डेली 2 बार शोज़ आते हैं मेरे। एक 12:45 पे आता है, एक 2:15 पे आता है। वहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं। वहाँ पे मैं हर दिन निशाना लगाता हूँ और निफ्टी के ऑप्शंस के ट्रेड देता हूँ। क्या तो बात है! चंदन जी, आप भी चाहो तो उस निशाने का फ़ायदा उठा नहीं, सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और अभी सेबी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है इधर बीच। जी, अ, अलग-अलग वैलिडेशन एक पॉलिसी लेके आ रहा है। आप तो सेबी रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल, सो बिल्कुल। एक सेबी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में क्या अंतर हो जाता है? क्या-क्या पावर्स ऐसे हैं जो मिल जाते हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ओन करनी होती हैं? देखिए, सेबी रजिस्टर्ड होने का मतलब हुआ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से ले रहे हो। ठीक है। अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हैं तो आपको ये ऑथोरिटी सेबी की तरफ से दी जाती है कि आप ट्रेड रिकमेंडेशन दे सकते हैं। आप टारगेट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक है। बट उसके कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, कि जब भी आप ट्रेड रिकमेंडेशन देते हैं तो उसके क्या लॉजिक्स हैं, उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन इंटरनल करना होता है। ओके। तो हम लोग जो भी ट्रेड्स देते हैं उसका हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि इस लॉजिक से हमने ये ट्रेड दिया, व्हाट बेसिस आप किस क्या बेसिस बेसिस पे, थे, हाँ, ठीक है। और फिर हमें उसे इंटरनल ऑडिट करानी पड़ती है। अच्छा। और वो पूरे साल में, जैसे क्वार्टरली ऑडिट भी होती है और 1 साल की ऑडिट होती है इंटरनल, और फिर उस रिपोर्ट को सेबी कभी भी आकर के देख सकता है कि आप प्रॉपरली अपने रिपोर्ट्स, ऑडिट, सारे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो भी हमारे मीडिया प्रेजेंस होते हैं उसे हमें डॉक्यूमेंट करना होता है। ये तो हो गया एक सेबी रजिस्टर्ड के लिए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि अगर मैं ट्रेड दे रहा हूँ तो मैं उसे जब डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मैंने क्या गलती करी जिसके कारण ट्रेड सही गलत गया, और क्या सही किया तो ट्रेड सही गया। तो डॉक्यूमेंट करने से ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आप अपनी डेली की अगर डायरी भी लिखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने दिन में क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। क्या गलत तो किया? ट्रेडिंग में भी वही चीज़ है। तो सेबी ने ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला किया, ये इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड नहीं है तो वो दे कैनॉट गिव ट्रेड्स। वो अगर दे रहे हैं तो वो सही नहीं है और हुँ। अलाउड नहीं है, सेबी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगेंस्ट है। तो अ, आप ट्रेड रिकमेंडेशन बाय सेल नहीं दे सकते, आप टारगेट स्टॉप लॉस नहीं दे सकते। दूसरी बात, अब वो जब रजिस्टर्ड नहीं है तो उन्हें वो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करना होता है। तो बेसिकली जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास ज़्यादा है वो सीरियस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप
काम भी करना है तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के साथ ही करना चाहिए, न कि नॉन रजिस्टर्ड से, क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनस नहीं है। भाई किसी काम की एक ओनस अगर मैं ले रहा हूँ कि नहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो क्वालिटी आएगी, और जब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तो क्वालिटी नहीं आएगी। तो और ये बेसिक डिफरेंस है, और क्वालिटी इससे का फर्क आ और जाता है। इससे ये होता है कि आप क्रेडिबल भी होते हैं, बिल्कुल आपकी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी होती है, बिल्कुल बिकॉज आप यूं ही कुछ नहीं बोल सकते ऑन बिल्कुल कैमरा। बिल्कुल सो बिल्कुल आपके पास सारे वैलिडेशंस होने चाहिए, बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। पहले सेवी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन टफ था या अब ज़्यादा टफ है? नहीं, अब बहुत इजी हो गया है। अच्छा, अब इजी हो अब गया है। इजी हो गया है, हाँ, लोगों में एक अवेयरनेस भी आई है, ठीक है। क्योंकि अब आपको अलाउड नहीं है कि आप रजिस्टर्ड अगर नहीं हो तो आप ट्रेड नहीं दे सकते, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी जा रहे हैं सेबी के पास। हम्म। और सेबी ने बीएससी को अपॉइंट किया है अवेयरनेस के लिए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेगुलर इंटरवल पे वेबिनार्स करती है, जिसमें वो ये बताती है कि आप किस तरीके से सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बन सकते हैं, क्या फॉर्म्स आपको फिल करने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको भरना होगा, और किस तरीके से आप फ़ी पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो नॉर्मली ये 1 से 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये बहुत ईजी हो गया है, सब्जेक्ट टू आपकी जो क्वालिफिकेशन उसमें मेंशन्ड है वो अगर पूरी है, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, तो 1 से 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब कोई मान लीजिए आप सब तक ना पहुँचे, बिकॉज अब आप सब वैलिडेशन के साथ तो तड़कता भड़कता चिल्लाता हुआ वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसे बात नहीं करेंगे मैंने इतना कमा लिया, ये कर लिया। ना आप लाइफ स्टाइल दिखा सकते मैं दुबई जा रहा हूँ, मॉरिशस जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। आज की यूथ उन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाती है। अब मान लीजिए वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट में ना जाके क्रिप्टो में, आजकल क्रिप्टो का बड़ा चल रहा है, तो मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। ठीक है, बिटकॉइन के रेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। बीइंग अ सिंसियर पर्सन, और क्योंकि आप बहुत टाइम से हैं, आपका अपना पॉइंट क्या है क्रिप्टो को लेके? देखिए, क्रिप्टो में एक हो गया इन्वेस्टमेंट, एक हो गया ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओके। वो क्या है, इंडिया में एक तो रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, हम्म। दूसरा उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी 30% की आती है। हम्म। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में टैक्स लायबिलिटी आपकी 10 से 15% आती है। हम्म। क्रिप्टो में करेंगे तो 30% की टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो टैक्स लायबिलिटी 30% देने के बाद आपका वो रिटर्न नहीं बनेगा, प्लस रेगुलेटेड नहीं है तो रिस्क भी ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूँ तो उसमें मेरा रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न कम है, तो मेरे ख्याल से एडवाइजेबल इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा हम ट्रेडिंग की तरफ आते हैं। ट्रेडिंग में जो एक ऑप्शन से हम कंपेयर करते हैं इंडेक्स ऑप्शन में, तो वहाँ मुझे लिवरेज आप देखेंगे तो प्रीमियम के ऊपर आप 6-7% का लिवरेज मान लीजिए मिलता है। अगर हम ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन देखते हैं तो 20% के मार्जिन में आप काम कर सकते हैं। वहीं क्रिप्टो में जाएंगे तो वहाँ पे 40-50 टाइम्स लिवरेज मिलता है। तो जब हम ये डेटा में देख पा रहे हैं कि 20% के फंड पे यानी 4-5 टाइम्स के लिवरेज पे भी रिटेल ऑप्शंस में नहीं कमा पा रहे हैं, लॉस दे रहे हैं 90% ट्रेडर, तो 50% के लिवरेज में तो पक्का लॉस होना ही है। तो हाँ। ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हमें दिख रहे हैं कि क्रिप्टो में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इतना एक्स का रिटर्न है, बट ट्रेडिंग एक अलग ही आर्ट है। बेसिकली आपको जब तक उसमें बहुत अच्छे से समझ नहीं है, पकड़ नहीं है, टेक्निकल्स नहीं आता है, तब तक आपको क्रिप्टो की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपके पास रिस्क कैपिटल नहीं है, आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि चला भी गया तो कोई गम नहीं है, तो फिर आप ट्राई कर सकते हो। बट मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ट्रेडिंग क्रिप्टो में नहीं करनी चाहिए। उससे बेहतर है कि आप इंडेक्स ऑप्शंस में करें, स्टॉक ऑप्शंस में कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत अच्छे अच्छे एवेन्यूज़ हमारे पास है, म्यूचुअल फंड्स में आप जा सकते हैं। भाई रिटर्न आपका गोल अगर है कि साल का 20% मुझे रिटर्न आ जाए, तो आप अच्छे स्टॉक्स में पैसे लगाइए ना। क्रिप्टो की तरफ क्यों जाना जहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, इंडिया में टैक्स भी ज़्यादा है। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि हमें इक्विटी में ही रहना चाहिए, और ट्रेडिंग करनी है तो इंडेक्स ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शन में जाना चाहिए, न कि क्रिप्टो में। एक भारतीय होने के नाते अगर हमें लगता है कि यार हम भारत के जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो एक कोई व्यक्ति क्रिप्टो में कर रहा है और वही अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहा है, तो किस में वैल्यू ज़्यादा ऐड हो रहा है? क्रिप्टो से भारत को क्या फ़ायदा है?
देखिए अल्टीमेटली वैल्यू तो ऐड इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट से ही होगी, क्योंकि जो आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी की मार्केट कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप सपोज आपने रिलायंस खरीदा तो रिलायंस में आप एक शेयर होल्डर बन रहे हो हैं गए, हाँ। और वो कैपिटल आपका फर्दर ग्रोथ के लिए लग रहा है, तो उससे अल्टीमेटली कंट्री की ग्रोथ है। एज अ पॉपुलेशन, अगर सारी जो पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन, वो अगर इंडियन इक्विटी मार्केट की तरफ अपने सेविंग्स को मूव करेगी तो इससे हमारी कंट्री की जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, अगर 90% लोग, इसी को थोड़ा क्वेश्चन को और रिफाइन करते हैं, 80% लेते हैं, 80% लोग अगर SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तब क्या रूपरेखा होगा? तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी जीडीपी पे, क्योंकि Okay. अगर आपका एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स का फंड्स है वो क्या तो डेट में जाएगा या इक्विटी में जाएगा। डेट का मतलब किसी भी कंपनी के डेट में लगाया, जैसे मान लो एलएनटी है, एलएनटी कोई प्रोजेक्ट बना रही है तो उसके डेट फंड्स आते हैं, तो अगर आपने वो डेट में लगाया तो वो कंट्री के ग्रोथ के लिए यूज होगी। आपने इक्विटी में लगाया तो वो ओनर्स कैपिटल के ग्रोथ में जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में, तो वो हमारे कंट्री के जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके तरफ काम कर रही है। इससे हमारी कंट्री ग्रो करेगी, जीडीपी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बट यही चीज़ क्रिप्टो में अगर आप जाएंगे तो वो क्या है, वो वहाँ पे ट्रेडिंग मेंटेलिटी हो गई, तो ट्रेडिंग से कभी भी आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। वो सेविंग मेंटेलिटी नहीं होगी, वो इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी नहीं होगी। उससे हमारी कंट्री के इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसलिए वो रेगुलेटेड नहीं है इंडिया में। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आना होता तो कब का वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट बन चुका होता। दूसरा, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 30% क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो क्रिप्टो प्रमोट हो। गवर्नमेंट ये चाहती है कि म्यूचुअल फंड प्रमोट हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रमोट हो, तो वहाँ पे टैक्स भी कम है। तो ये सब सोच समझ के ही इस तरीके से टैक्स में बांटा गया है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या इसको भी बेहतर है। टैरिफ समझो आप। हाँ, इसको भी क्या टैरिफ समझो, ही समझे, 30% टैरिफ लगाया टैरिफ है। लगेगा और इधर 10 से हाँ, 15% लगेगा। हाँ, तो बेहतर हमारे लिए हाँ। तो और सेबी की भी तिरछी निगाह आप पे है। हाँ बिल्कुल। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका सीरियस कोई कंसिस्टेंट अगर ट्रेडर है हाँ वो हाँ, क्रिप्टो में मूव करे। क्रिप्टो में मूव करे, बिल्कुल। भाई, अगर सेबी कोई इंसान होता तो हाँ, ऐसे ही सोचेगा वो। बिल्कुल। ठीक है। और सेबी का डेटा ये बोल रहा है कि आप इंडेक्स ऑप्शंस में ही लॉस कर दे रहे हैं, तो क्रिप्टो की तरफ तो जहाँ 100 टाइम्स लीवरेज है, वहाँ पे आप सोचिए रिस्क कितना है आपके लिए। अच्छा, माइनिंग है सर पूरा ना? हाँ, ये जो क्रिप्टो है ये पूरा माइनिंग है ना, आई थिंक। माइनिंग मतलब क्या, ये कॉइन्स पे है बेसिकली, हाँ, अलग अलग कॉइन्स, हाँ। कंट्रीज के ऊपर है। बट सोर्स तो बिटकॉइन है। सोर्स बिटकॉइन है। हाँ। बट इसके ऊपर भी क्या है, कुछ कुछ बिटकॉइन बेटर है, उसके लिए अलग स्टडीज हैं कि समझ हर गया। बिटकॉइन के पीछे क्या सोर्स ऑफ इनकम है, वो स्टडी करना पड़ेगा। बट वो सोर्स ऑफ स्टडी उतने एडवांस अभी नहीं हमारे है, पास नहीं है, नहीं है। या जो इन्वेस्टर है हमारे यहाँ वो नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है। सिंपल प्राइस मूवमेंट पे जा रहे हैं। बट उसके पीछे क्या प्रोजेक्ट्स हैं, हर बिटकॉइन के पीछे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा बेसिकली। उसकी नॉलेज अगर आप बहुत इन डेप्थ जाते हो तो फिर आप रिस्क लेकर के कर सकते हैं। बस एक बट हाँ, गेमिफिकेशन है, लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं। चल दे रहे हैं। डोंट नो कि सोर्स क्या है, हाँ, कि क्या कैसे। प्रोजेक्ट्स उसके पीछे हैं, उसकी हाँ, इनकम का बैक एंड क्या है, उसको बढ़ने का रीजंस क्या है, हाँ। वो सब स्टडी करना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत ही शानदार सर। निफ्टी में सर डेली अप एंड डाउन लगे रहते हैं, तो एक आम इन्वेस्टर इसको कैसे समझे? देखिए निफ्टी में अप एंड डाउन अभी क्या है, 24,500-600 के आसपास की निफ्टी है, और डेली अप डाउन 50-60-70 पॉइंट होता है एवरेज। तो वो 0.2% भी नहीं हुआ मतलब। तो अब क्या, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें इन सब से कोई परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, हमें, मेरा विजन अगर एज अ इन्वेस्टर क्या लॉन्ग टर्म है, तो हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी मेरी ग्रो कर रही है, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो सब सही हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सही है। तो मेरा विज़न ये होना चाहिए कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाना है, मुझे अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा रखना है, और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो। अगर मैं ट्रेडर हूँ तो फिर अलग आपको डे टू डे फ्लक्चुएशन में ध्यान जाता है। बट एज अ इन्वेस्टर जैसे आपने पूछा, तो उस केस में तो आपको यही देखना है कि अच्छे जगह इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखिए, और ये देखिए कि कोई माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंजेस तो नहीं हो रहे, कोई गवर्नमेंट की मेजर पॉलिसी चेंजेस तो नहीं है, कहीं जीडीपी में कोई ड्रॉ डाउन तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई
इंटरेस्ट रेट साइकिल तो चेंज नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन के नंबर्स तो बहुत खराब नहीं हो रहे, ये सब ये हमने सब देखना, चीजें हाँ। अगर हो रही है तो चिंता वाली बात है। हाँ। अदरवाइज करंट सिचुएशन में तो आगे का सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, कंपनीज अच्छा कर रही है, डिमांड्स भी अच्छी हैं, एफआईस के फ्लोज भी आ रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी कंट्रोल में ही है, 6.5% तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। यूएस में इंटरेस्ट रेट पहुंच गया 4% के आसपास, तो हम 6.5% अगर आप देखेंगे बैंक की एफडी है तो कमी है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, तो सब कुछ ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये 30, 40, 50, 100 पॉइंट के मूवमेंट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अभी बोला कि लगातार इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है, सो लगातार इन्वेस्टमेंट का आपका परिभाषा क्या है? देखिए, लगातार इन्वेस्टमेंट का मतलब एक तो हो गई, टाइम, कितने टाइम? हाँ। एक तो हो गई एसआईपी आप करते हो, हाँ। जो लगातार इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा मतलब मान लीजिए कभी मार्केट में कोई डिप मिले तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसे आप ऐड ऑन कर सकते हो, ये हो ओके। गया लगातार इन्वेस्टमेंट। जैसे ठीक मान है। लीजिए आपने 5-6 अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, 5-7 स्टॉक आपने ले लिए, आपने जिस भाव पे लिए वहां से कभी आपको मौका मिला 5-7% नीचे मिल गया, तो उस जगह पे आप फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। ओके। आपके अनुसार निफ्टी में लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले निवेशक जो इन्वेस्टर हैं, किन सेक्टर में फोकस करना चाहिए उनको? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो सेक्टर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अगर आपने सही सेक्टर निकाल लिया तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, भाई आपने रास्ता सही चुन लिया तो आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगी। तो 3 सेक्टर मुझे लगता है जो आने वाले समय में अपनी जीडीपी को ड्राइव करेंगे। एक तो मुझे लगता है बैंकिंग में भी स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग, क्योंकि क्या अभी भी क्या बहुत सारे ऐसे इंडियन पॉपुलेशन है जो पीएसयू बैंक्स में ही है, प्राइवेट बैंक्स की तरफ मूव नहीं हुई है। और जिस तरीके से सब कुछ डिजिटल हो रहा है और प्राइवेट बैंक्स पहुंच रहे हैं खास तौर से विलेजेस में या 2 टायर सिटीज़ में, तो प्राइवेट बैंक्स के पास स्कोप बहुत है। उसमें क्या आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे एक वो सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। दूसरा आईटी में आने वाले फ्यूचर है, क्योंकि ये डिजिटल होने वाला है हर चीज़, एआई का ज़माना जब आएगा, से एआई आया, हाँ एआई हाँ आएगा, हाँ हाँ। तो आजकल आप देखोगे बच्चों को भी एजुकेशन सबको कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, एआई सब कुछ आगे लीड करेगा, सारा कुछ प्रोग्रामिंग बेस्ड हो जाएंगी, तो एक टेक हो गया, आईटी हो गया। और तीसरा सेक्टर मुझे लगता है डिफेंस, क्योंकि अच्छा। ये इंडो पाक की वार के बाद गवर्नमेंट का जो फोकस है, जो बजट है, वो हाँ। डिफेंस की तरफ इंक्रीज होगा। आने वाले बजट में आप देखिएगा 2026 में भी बजट में एलोकेशन बढ़ेगा, क्योंकि क्या है, देखिए यूएस से भी आपको टैरिफ वार है, चाइना से भी चलता है, तो इन सब से केवल एक बिजनेस ट्रेड के अलावा अदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी थोड़ी क्रिएट होती है। भाई आज पाकिस्तान के साथ जो हुआ उसके बाद इंडिया ये चाहेगी कि हम अपने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करें, तो डिफेंस की तरफ एलोकेशन जाएगा, तो आपको वहाँ रिस्क नहीं है। बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे क्या देखना है कि मेरी कैपिटल सेफ हो और मेरी ग्रोथ धीरे धीरे मिलती रहे, होती रहे। हाँ। तो ये 3 सेक्टर में आपकी सेफ्टी भी है और ये 3 सेक्टर ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं है और धीरे धीरे ग्रोथ आपको मिलते रहेंगे। क्या चौथे पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट रख सकते हैं? रियल एस्टेट में भी बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। अच्छा। सारी कंपनीज रियल एस्टेट में ज़रूरी नहीं है आपको रिटर्न्स देगी, क्योंकि हमें सेफ्टी भी देखना है। रियल एस्टेट में क्या होता है, कभी बूम आता है, कभी रियल एस्टेट में देखना है तो फिर आपको रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलएनटी की बात करूं तो एक होता है कोर रियल एस्टेट जो आपको बिल्डिंग्स वगैरह या फ्लैट्स वगैरह बनाती है, एक होता है जो कंस्ट्रक्शन एंड कंट्री डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाँ। वो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू कि आप कोर डोमेस्टिक रियल एस्टेट में मूव करते हैं। जैसे लॉयड हो गया और हाँ। ये एलएनटी हो गया, हाँ, ये सारे जो हाँ, ये सब बड़े, कुछ एग्जांपल्स हो सकते हाँ हैं, हाँ, कुछ भी हो सकते रिकमेंडेशन हैं, नहीं है, बट दिस हो कुड बी सकते हैं। एग्जांपल्स। हाँ 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 यस। हाँ। निफ्टी 50 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मार्केट पर क्या फ़र्क होता है? निफ्टी 50 मतलब निफ्टी में 50 शेयर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि निफ्टी 50 में जो 50 शेयर हैं उसमें स्टॉक को इंक्लूड करने का और एक्सक्लूड करने का प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली क्या है, एक तो वो एनएसई में लिस्टेड होनी चाहिए। अब मान लीजिए एनएसई में लिस्टेड है तो फिर इसमें हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ये हो गया कि जो भी मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स हैं और शेयर का क्या भाव है,
तो वो मार्केट कैप उसकी निकल गई। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मान लिया 100 शेयर ट्रेड हो रहे हैं और 100 रुपए का भाव है, तो 100 शेयर इंटू 100 रुपया मार्केट टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकल गई। अब मान लीजिए एनएसई में 3000 शेयर लिस्टेड है, तो उसकी रैंकिंग की जाती है कि सबसे टॉप 100 वाले कौन से लिस्टेड है, जिसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। भाई जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप है वो सबसे बड़ी कंपनी हो गई, और उसमें से 50 शेयर सेलेक्ट किए जाते हैं जिसका सबसे टॉप मार्केट कैप हो गया। तो ये एक क्राइटेरिया है। इसके बाद ये देखा जाता है कि वॉल्यूम्स किस में है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी देखी जाती है, कौन सा मतलब लिक्विडिटी किस स्टॉक में ज़्यादा है। बट ये बेसिक कुछ क्राइटेरिया जिसके ऊपर हम इंक्लूड करते हैं स्टॉक्स को। और ये हर 6 महीने में ये रीबैलेंसिंग होती है, यानी हर मार्च में और सितंबर में ये रीबैलेंस होता है कि कौन सा स्टॉक लिया जाए, कौन सा स्टॉक निकाला जाए। तो नॉर्मली बेसिक तो यही देखते हैं कि फ्री फ्लोट जिसका सबसे ऊपर है उसको हम लेते हैं। अब इंक्लूड, ये तो इंक्लूशन का हो गया, एक्सक्लूजन भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए मार्केट कैप उसकी घट गई, मार्केट कैप कब घटेगी, जब प्राइस गिरता चला जाएगा। तो अगर 175 से नीचे चला गया उसका रैंकिंग में, तो चांसेस होते हैं कि वो निफ्टी 50 से निकल जाएगा। अब क्या होता है, कई सारे ऐसे फंड्स होते हैं जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड। तो अगर कोई स्टॉक इंक्लूड हो गया निफ्टी में, तो उसमें कई सारे फंड्स इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, तो वो प्राइस बढ़ जाता है, उससे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और कई शेयर मान लीजिए एक्सक्लूड हो गए, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है वो एक्सक्लूड कर दिया गया निफ्टी से, तो उसमें फंड मैनेजर्स उसको सेल कर देते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स से चला गया तो इंडेक्स फंड में नहीं आएगा, तो उसका प्राइस नीचे आ जाता है, और उससे थोड़ा ब्रांड वैल्यू पर भी फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए कोई शेयर, फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील है, उसे आप निफ्टी 50 से एक्सक्लूड करोगे तो ब्रांड वैल्यू पे फर्क आएगा। तो एक तो ब्रांड वैल्यू पे फर्क, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, दूसरा उसके प्राइस में भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है अगर उसे एक्सक्लूड किया जाता है तो। अगर एक ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, हाँ, ठीक है, मेजोरिटी अगर है तो फिर वो और फर्क आएगा वो। हाँ वो फर्क आएगा। अगर हाँ। उससे क्या होता है, पब्लिक भी बेच देती है कि भाई कुछ ना कुछ हुआ होगा, निफ्टी से क्यों एक्सक्लूड हो गया। तो वो एक्सक्लूड होने के रीजंस भी होते हैं कि उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे घटती जा जो रही भी है, अडानी के मार्केट साथ कैप, हुआ था बीच में। हाँ अदानी के साथ मार्केट कैप भी उसका नीचे आ रहा है, उसकी लिक्विडिटी कम, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसको डिटेल में और है। बट ये बेसिक रीजंस हैं जिसके कारण इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन होता है, और ये साल में 2 बार इसे एक्सचेंज बैलेंस करता है। एक होता है मार्च के महीने में, एक होता है सितंबर के महीने में, तो उस समय रीबैलेंसिंग ऑफ इंडेक्स की जाती है। अच्छा, और फिर ये रिसर्च का पार्ट है कि आप कितना रिसर्च करते हो, बिल्कुल। बिकॉज साइकोलॉजी बड़ा मैटर करता है। हाँ, इसमें बेसिकली ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं वो रीबैलेंसिंग के 15-20 दिन पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक निफ्टी में पॉसिबल है कि वो जा सकता है, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। तो जिसकी पॉसिबिलिटी बनती है उसमें अप मूवमेंट आने लगता है, और जिसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो निकल सकता है वो गिरने लग जाता है। तो वहां पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारे जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, इन्फॉर्म ट्रेडर्स होते हैं या रिसर्चर होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी वहां निकाल लेते हैं। शानदार, बहुत डीप और एक नया अपना एंगल दिया। एक नया निवेशक निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए ETF चुने या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड बेटर है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आपको ये डीमैट ETF भी नहीं म्यूचुअल फंड की खोलना। लड़ाई बहुत है। हाँ, लड़ाई बहुत है वो ठीक है, हाँ, बट आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं। हाँ। ETF तो क्या आपके पास निफ्टी ETF है, या आप सेक्टर ETF में लगा सकते हैं, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। बट म्यूचुअल फंड में क्या है, आप छोटे फंड से भी कर सकते हैं, वहाँ पे डीमैट की भी जरूरत नहीं है। तो अच्छे म्यूचुअल फंड लेकर के कर सकते हैं। बट जब आप सपोज कोई थोड़ा नॉलेज हो जाए मार्केट में, आप सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर आप ETF की तरफ जा सकते हैं। दोनों बेटर ऑप्शंस हैं, बट म्यूचुअल नए निवेशक है तो म्यूचुअल फंड इज अ स्लाइटली बेटर एज है उसमें। ओके, आपके अनुसार निफ्टी के अगले 6 महीने में बिगेस्ट ट्रिगर क्या हो सकता है, डोमेस्टिक या ग्लोबल में? डोमेस्टिक तो सब कुछ ठीक है, डोमेस्टिक में तो कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी एवरेज हैं, ठीक है, अभी मतलब तक के। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिमांड देखेंगे तो सारे सेक्टर्स में डिमांड ठीक है, मतलब आप देख लीजिए, चाहे रियल एस्टेट हो जाए, चाहे IT है, चाहे बैंकिंग है, इनके जो डिपॉजिट्स वगैरह सब सही है, डिमांड ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी पॉजिटिव हैं, स्टेबल गवर्नमेंट है हमारे पास। इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट फैक्टर भी 0.6%, 6.5% के आस, वहाँ भी दिक्कत नहीं, इन्फ्लेशन भी ठीक है। तो डोमेस्टिक एंगल से तो मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं लगती। ग्लोबल एंगल से थोड़ा, जैसे अभी चल रहा है कि भाई टैरिफ वार हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, रसिया यूक्रेन है, वो एक फैक्टर है जो थोड़ा सा तंग कर रहा है ऊपर जाने में।
तो मेरा ये मानना है कि अगर ग्लोबली चीज़ें सुधर जाएं तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक तो सब अच्छा ही है, बट अगर ग्लोबल में पॉजिटिव हो जाए तो रैली या मार्केट में तेज़ी अच्छी बन जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि ग्लोबल फैक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट इन नेक्स्ट 6 मंथ देन द डोमेस्टिक फैक्टर। अच्छा, कभी कभी सर क्या आपको ये लगता है कि अभी बहुत सारे शेयर मार्केट में लोग आ गए हैं, बहुत यंग लोग भी हैं, बहुत पुराने लोग भी हैं, तो अडानी वाले केस से लेके और अब जितने बैक टू बैक हो रहे हैं, इंडियन मार्केट एसओएस के लिए ट्रेंड हो गया है, रेडी हो गया है, इतने बिल्कुल, वार हो गए हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब भी कोई भी वार हुआ या कोई भी घटना हुई, उसके हाँ बाद मार्केट ने नया ही हाई बनाया है। हाँ जो ट्रेडर्स हैं उनको दिक्कत आती है, क्योंकि हाँ उनकी ट्रेडिंग पोजीशन होती है, मार्जिन्स पे पोजीशन होती है, हम्म, तो उनको हिट लगता है शॉर्ट टर्म में। बट जो इन्वेस्टर हैं वो आज के दिन में इतना स्मार्ट हो गया है कि मार्केट में कोई ऐसा पैनिक आता है तो नए इन्वेस्टर निकल के आ जाते हैं कि मुझे पैसा लगाना है। हाँ और क्योंकि उनको लगता है मार्केट गिरी हुई है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो हम लोग तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग ये देखा है कि जब मार्केट आजकल गिर रही है तो उस समय ज़्यादा अकाउंट नए खुलने लग जाते हैं और नए लोग ज़्यादा पैसा लेके आते हैं कि भाई मार्केट गिरी है, सस्ती मिल रही है, हम लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि आज के दिन में काफ़ी ऐसा सरप्लस फंड है जो इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं मार्केट में, और दे आर वेटिंग कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये जो इवेंट्स है ना, ये इवेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि सबको समझ में आ गया कि ऐसा कुछ हो तो पैसा लगा दो और रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो अब उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये है। पॉजिटिव साइकोलॉजी अब हुई है क्योंकि आप बहुत टाइम से इसमें हैं। हाँ, पहले क्या साइकोलॉजी थी देखिए लोगों क्या की? ये कोविड के बाद से अच्छा, इन्वेस्टर्स की मेंटेलिटी मार्केट की तरफ बहुत पॉजिटिव हुई है, ओके, इन्वेस्टमेंट की तरफ। कोविड के पहले क्या था कि एक अलग था, लोग इसे थोड़ा सेफ जोन में। सेफ जोन में कई बार स्पेकुलेटिव भी समझते थे, हाँ बट वहाँ से जो रिटर्न्स मार्केट ने दिया है, और इनफैक्ट स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी आई है। गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रमोट किया इक्विटी मार्केट को, सेबी की तरफ से भी, एक्सचेंजेस की तरफ से भी काफ़ी इन्वेस्टर्स अवेयरनेस हुई है। और जो यूथ, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ गई है इक्विटी मार्केट की तरफ। अवेयरनेस बहुत हुई है और सोशल मीडिया के इसको कारण, लोग एज अ प्रोफेशन लेना शुरू कर दी। प्रोफेशन लेना चालू कर दिया, और हाँ इसमें लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया है। लोग हाँ इन्वेस्टमेंट बनाए। करके रिटर्न्स भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं हाँ है। तो ये जो सोशल मीडिया जब से एक्टिव हो गई ना, कोविड के बाद से ही आप देखेंगे तो यूट्यूब पे सब कुछ चला गया आजकल। तो अगर लोग जी बिजनेस या जो बिजनेस चैनल्स भी देखते हैं वो भी यूट्यूब पे देखते हैं, ना कि टीवी पे देखते हैं। तो सारा हाँ, कुछ सब शिफ्ट हो गया। सब शिफ्ट हो गया यूट्यूब की तरफ, और सोशल हाँ मीडिया के आने से अवेयरनेस आ गई है। इसके हाँ। कारण कभी भी मार्केट में कुछ पैनिक भी आता है ना, तो इन्वेस्टर्स नए खड़े हो जाते हैं। क्या आपको लगता है ये नए पिलर्स हैं भारत के? 100% ओके। एकदम पिलर्स हैं, क्योंकि अगर कोई चीज गिर रही है और सपोर्ट देने के लिए 100 लोग आ गए तो फिर गिरने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अभी आप देखिए ना, इतने कुछ इंडो पाकिस्तान का वार हुआ, कहाँ गिरी हमारी मार्केट? नहीं गिरी। अब ट्रम्प टैरिफ का ही ये जो इम्पैक्ट है, मार्केट नहीं गिर रही है। 100-200 पॉइंट अलग बात है, बट अल्टीमेटली तो कोई पैनिक वाली और बात ट्रम्प नहीं से है। बड़ा डर तो कोई था कोई नहीं। था नहीं, तो कोई पैनिक नहीं है ना। ठीक है, तो हाँ। ये पिलर्स ही हो गए ना अल्टीमेटली। हाँ, क्या ये म्यूचुअल फंड, ये एसआईपी सब ये सारे पिलर्स है, पिलर्स है। और जितने पिलर्स। नए इन्वेस्टर आ रहे हाँ हैं, ट्रेडर जितने भी हाँ लोग आ रहे हैं, हाँ क्योंकि बिलीवर आप होंगे हाँ, तभी एक ऑरा क्रिएट होगा, एक बिल्कुल। एनर्जी क्रिएट होगा। हाँ हाँ पहले ब्रोकिंग कंपनियों के पास लोग नहीं हुआ करते थे या स्ट्रगल करते थे। हम्म। अब माइंडसेट चेंज हुआ है। हम्म। अब लोग फुल टाइम ट्रेड कर रहे हैं, 100% यस, लोग ऑफिस खोल रहे खोल रहे हैं, हैं, बिल्कुल। और अब प्राउडली आप बोलते हो हाँ कि आप शेयर मार्केट में काम करते हो। बिल्कुल, नहीं तो 100%। पहले तो बड़ा एक टफ था, अरे हाँ भैया सट्टा वट्टा करते हो कि नहीं नहीं, इसको। अवेयरनेस है मेनली। हाँ हाँ पहले हाँ अवेयरनेस नहीं हाँ थी, अब अवेयरनेस काफी है। ग्रेट। और अवेयरनेस होगा सर, तभी जाके चीजें हाँ, एक अभी पॉजिटिव भी वे में अवेयरनेस ड्राइव की होंगी। बहुत ज़रूरत है। हाँ अभी भी ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से अवेयरनेस हो चुकी है, अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खास तौर से डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए तो ठीक है, रिस्क नहीं है, बट डेरिवेटिव मार्केट में आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जाए। अच्छा, जब आपसे सर बैठते हैं और लेजेंड्स के बारे में सोचते हैं, जैसे झुनझुनवाला जी हैं, तो जब उनके बारे में सोचते हैं तो क्या लगता है कि इनका किस लेवल का माइंड रहा होगा, किस लेवल की साइकोलॉजी रही होगी, क्या एक्सपर्टीज रहा होगा जो ये अलग थे? बिल्कुल, और ये सीखने की चीज़ है। हम लोग उनके
जहाँ भी बायोग्राफी मिलती है या कुछ उनके कोट्स आते हैं, ये स्टडी करते हैं। कभी मिलने का मौका मिला? नहीं, झुनझुनवाला सर से तो मिलने का मौका नहीं मिला, ओके। बट उनकी कोई भी वीडियोस कोट्स आती है तो स्टडी करते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग पे भी बहुत बारी बोला है कि ट्रेडिंग से आप, उन्होंने बोला है ट्रेडिंग से आप वेल्थ नहीं बना सकते और इन्वेस्टमेंट से बीपी वेल्थ बढ़ा सकते हो। हाँ, ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं बनती, ये मैं भी मानता हूँ। मैं भी देखिए ऑप्शंस में हूँ। ट्रेडिंग से आप ठीक है रिटर्न बना सकते हो, बट आप ये सोचोगे कि मैं बहुत बड़ी वेल्थ बना लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। वो आपको इन्वेस्टमेंट से ही बनेगी। तो ये जो उनकी सेइंग है कि आप ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं बना सकते, ये बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टमेंट से ही बनेगी। और बाकी आप उनको जितना स्टडी करेंगे, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म विजन। अब आज के समय में तो क्या है, कोई स्टॉक लेता है तो 4 दिन में वो बेच के निकल जाता है, 2-3% मिला बेच के निकल गए। बट उनका विज़न आप देखिए कि उन्होंने 10-10 साल तक स्टॉक को होल्ड किए, तो वहाँ से कैपिटल क्रिएट होती है। तो ये सब सीखने वाली चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको वेल्थ बनानी है तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ेगा। तो ये सब लर्निंग है जो धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं, बट प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो पाती है। बट ये है कि आप लर्निंग तो है उनके लाइफ से। रमेश दमानी जी है, उनसे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं। शंकर शर्मा जी का पॉडकास्ट रिसेंट में एक आया था, वो मैंने स्टडी किया था। उन्होंने ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छे से बात किया। शंकर शर्मा जी का वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब ट्रेडिंग पे उनकी होल्ड है, तो आप उनके भी पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आपको एक दिन 24 आवर्स किसी के साथ स्पेंड करने का टाइम मिले, किसके साथ करना चाहोगे एज ए लर्नर? देखिए, एज ए लर्नर तो मैं एक अच्छे ट्रेडर के साथ ही स्पेंड करना चाहूँगा। और पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो मार्क मिनर्वी हैं। ये यूएस के बहुत सुपर ट्रेडर हैं और कई बार ये टॉप चैम्पियन ट्रेडर भी रहे हुए हैं, मार्क मिनर्वी। और इन्होंने कई बुक भी लिखी है। एक इनके साथ मैं पूरे दिन स्पेंड करना चाहूँगा और देखना चाहूँगा किस तरीके से ये ट्रेड करते हैं। और ये नॉर्मली सुपर ट्रेडर की कैटेगरी में होते हैं। आपके नोटबुक में मान लीजिए आप हैं उनके साथ, हाँ, तो जब आप सोचते हो किसी चीज़ नोट करना चाहिए, तो एक जो सुपीरियर है उनकी किन किन चीज़ों को नोट करना चाहिए? देखिए, उनके मेनली थॉट प्रोसेस को समझना चाहिए कि वो ट्रेडिंग रिलेटेड ही है, तो वो डिसिप्लिन, वो किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग की हम बात करें तो ट्रेडिंग में ट्रेड इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लेवल पे कैसे ट्रेड लेते हैं, आपके क्या सेटअप्स हैं। अब ट्रेड लेने के बाद उसे ट्रेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस ट्रेड को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेनली रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ट्रेड एंट्रीज और एग्जिट रूट। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आप एंट्री करते हैं, लेने के बाद अब उसको मैनेज कैसे करते हैं, और तीसरी चीज़ आप प्रॉफिट बुक कैसे करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स मैं ऑब्जर्व करना चाहूँगा कि ये किस तरीके से वो कर रहे हैं। इसी कारण से वो आज सुपर ट्रेडर हैं। तो ये 3 स्टेप्स अगर मैं समझ गया तो मैं भी और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। राइट टाइम एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चाहे कोई भी हो, हाँ, बिजनेस हो या हमारा कोई भी हाँ, इन्वेस्टमेंट हो, हाँ, राइट, वो बहुत, और हाँ, ये एक डीप रिसर्च का पार्ट है। ये बिल्कुल। यूं ही बहुत हल्की बातें नहीं कि हाँ, आपको हाँ, कुछ पढ़ के देख के आ जाएगा। हाँ, ये एक्सपीरियंस की चीज़ है। एक्सपीरियंस और ये आपको, ऐसा नहीं है कि हाँ, तुरंत आप सीख सकते हो या 24 घंटे में हाँ, भी सीखना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत टाइम स्पेंड करना हाँ, पड़ेगा हाँ, आपको, हाँ, हाँ, तब हाँ। जाके आप सीख सकते हैं। सीख में तो मतलब ये है, जब आप एक्सपीरियंस खुद करेंगे हाँ, हाँ, तभी सीख तभी पाएंगे। सीख इसमें पाएंगे। ये तो है नहीं कोई बुक हाँ, आपने पढ़ा या हाँ, वीडियो हाँ, देखा, हाँ, बिकॉज सबकी अलग साइकोलॉजी अलग है। साइकिल, यस। आज हाँ, बट प्लीज। ये है कि उन बुक से आप कुछ ना कुछ हद तक सीख सकते हैं, क्योंकि पूरी चीज़ तो मिलना मुश्किल है। बट रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। जो भी अच्छे ट्रेडर्स हैं, अच्छे इन्वेस्टर हैं, उनकी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता हाँ, है। हाँ, कुछ ना तरीके कुछ से। उसमें कंटेंट ऐसा मिलेगा जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने रिसर्च के लिए पढ़ना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं? नहीं, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। मतलब आप ये मान के चलो, पूरे मंथ में मैं 2 बुक फिनिश करता हूँ। ये मेरा एक मैनिफेस्टेशन, या मैं एक ओथ आप लेकर के चलो कि हर महीने मैं 4 नई बुक खरीदता हूँ। हर अच्छा। महीने 4 नई बुक खरीदता हूँ और 2 मैं फिनिश करने का टारगेट रखता हूँ। और मोस्ट लाइकली जनरली मैं 1.5 से 2 तक पहुँच जाता हूँ। तो मेरी रीडिंग हैबिट है।
मैं वीडियो देखने से ज़्यादा मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। कोई 3 बुक आप बता दीजिए जिस जो लोगों को पढ़ना ही चाहिए अगर वो अच्छा, इस तो देखिए एक एकदम बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं बताता हूँ, जॉन मर्फी की बुक आती है टेक्निकल एनालिसिस पे। वो बहुत बेसिक बुक है, आपको अमेजोन में मिल जाएगी, वो आपको पढ़नी चाहिए। मैं लिंक डाल दूँगा उसका। हाँ, हाँ, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डाल देना। जॉन मर्फी की है टेक्निकल एनालिसिस पे, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है, बट टेक्निकल एनालिसिस पे लिंक आप डाल देना। दूसरा, मैकमिलन की एक बुक आती है ऑप्शंस ट्रेडिंग पे, ओके। ठीक है, ट्रेडिंग इन ऑप्शंस बोल के है, मैकमिलन बाय मैकमिलन। ये भी अमेजोन पे मिलती है, बहुत अच्छी बुक है, इसका भी लिंक आप डाल देना। ये 2 बुक हो गई। तीसरी, क्योंकि ऑप्शंस पे मेरी एक्सपर्टीज है तो मैं उससे रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ता हूँ, एक है बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजीज। अच्छा। ये गे सोहन की बुक है, इंटरनेशनल हुँ, बुक है। ये तीसरी बुक है जो आप पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छी तीनों बुक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए मर्फी हो गई, और ऑप्शंस के लिए मैकमिलन ऑन ऑप्शंस, और गे सोहन की बुक है द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजी। ये 2 बुक ऑप्शंस के लिए हो गई। मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी, बट ये मुझे बेस्ट लगी। जो मैं आपको बताऊँ, बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजी में 4 बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। और जॉन मर्फी की जो टेक्निकल एनालिसिस की बुक होगी, वो मुझे लगता है मैं 6-7 बार पढ़ चुका हूँ। और हर बार नया मिलता है। हर दिन मेरे वो डेस्क के बगल में होती है, अच्छा, कि मुझे कुछ रेफर करना होता है तो मैं उसे रेफर कर देता हूँ। वो मुझे बुक इतनी अच्छी बुक लगती है, बहुत सिंपल बुक है वो। ये पूरा वर्ल्ड कब इंडियन किसी एक्सपर्ट की बुक पढ़ेगा? ये पूरा वर्ल्ड कब इंडियन एक्सपर्ट्स की बुक पढ़ेगा? तो देखिए, इंडियन में भी कई कुछ बुक्स हैं, जो अच्छी बुक्स हैं इंडियन ऑथर्स की भी। हुँ, बट क्या कंटेंट, क्या थोड़ा उधर का कंटेंट एडवांस समझ गया। है ना। वो क्या है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो कितना भी है तो वो आगे हाँ, वो थिंकिंग फॉरवर्ड थिंकिंग है, वो फॉरवर्ड है, आपको अलग है। चीज़ें एडवांस मिल जाती हैं, इन डेप्थ मिल जाती है। इंडियन ऑथर में बुक्स में कई चीज़ें पूरी एडवांस में वो समझाई भी नहीं होती है। वो कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, जो मेन काम की चीज़ें होती है वो बहुत जगह नहीं होती है, बट बाहर के ऑथर्स में आप देखेंगे पूरी इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिल जाती है। बहुत सही जवाब आपने दिया। इट्स ऑल डिपेंड्स कि हम किस माहौल, किस ऑरा कहाँ रह रहे हैं। हाँ, वो एडवांस हैं, वो आगे हैं, तो उनकी साइकोलॉजी अलग होगी, उनका हाँ, रिस्क अलग होगा, हाँ। राइट? एक कॉन्स्टेंट ब्राउन की बुक है बहुत अच्छी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी पे। ओके। ये बुक भी आप पढ़ सकते हो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बुक है, हुँ, बट कॉन्स्टेंट ब्राउन की बुक है ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी। ये बुक उन्होंने अपने 20 साल के रिसर्च पे लिखी, और उस बुक में उन्होंने लिखा है हुँ, कि ये बुक मैं लिखना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे ऐसे कुछ रिसर्च किए हैं जो मैं सबको नहीं देना चाहती थी, बट उनके एक फ्रेंड ने उनको बोला कि यार, लाइफ तो लिमिटेड है, हुँ, आप चले जाओगे तो ये न्यू जनरेशन के पास ये नॉलेज कैसे क्या आएगी। बात है! तो उन्होंने फिर वो वहाँ से मोटिवेट होकर के वो बुक लिखी, और उसमें पूरी मैथमेटिकल है थोड़ी सी, बट उन्होंने अपने लाइफ की लर्निंग उसमें शेयर करी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से रिलेटेड। तो वो भी एक अच्छी बुक है, आप पढ़ी जा सकती है। आपने कोई बुक लिखी अभी तक? नहीं, मैंने कोई बुक है, लिखी नहीं है, प्लानिंग में है? बट मैं बुक लिख रहा हूँ। क्योंकि आपको और भी तो यूथ को बहुत कुछ हाँ, देना मैं है। बुक लिख रहा हूँ। बिल्कुल, ये सही है, और यही मेरे मन में आता है कि जो मेरी लर्निंग 20 सालों की रही हाँ, है, हाँ, हाँ, वो मैं दे करके जाऊँ। हाँ। और मैंने बुक के 6-7 चैप्टर लिखे हैं अभी। क्योंकि वीडियो में सब कुछ आप नहीं बता सकते। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो अभी करीब 6 चैप्टर्स मैंने लिखा है, अच्छा, और मैं पूरा ये ऑप्शन ट्रेडिंग पे ही लिख रहा हूँ। क्या बात है! तो ये मैं आएगी बुक मेरी भी। ग्रेट, शानदार। रिटेल ट्रेडर अक्सर क्विक पैसा कमाने के चक्कर में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आपके हिसाब से? बहुत अच्छा पॉइंट है। रिटेल ट्रेडर, देखिए, एक तो आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं कि खूब सारी पोजीशंस ले ली, कैपिटल आपके पास से 50,000 है, तो आपने एक बार में ही 50,000 का ट्रेड कर दिया। तो ट्रेडिंग, एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आप बहुत सारा एक साथ पोजीशन लिवरेज मत हुँ, कीजिए। दूसरा, एक स्टॉप लॉस, मैंने देखा है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ऑप्शन में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। उन्होंने ट्रेड लिया, लॉस हो रहा है, तो वो सोचते हैं चलो कितना लॉस होगा, प्रीमियम का ही होगा, तो वो भी गलत है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। दूसरा, ट्रेडिंग को स्पेकुलेशन की तरह नहीं करना चाहिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। आप देखेंगे ऑप्शंस जो ट्रेड कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि एक महीने में मेरा 100% का रिटर्न हो जाए, तो ये हुँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप एक एक रियलिस्टिक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखिए ना, बिजनेस की तरह आप
ट्रेडिंग करें। कुछ लोग हो सकता है मैनिफेस्टेशन कोई वीडियो देखे हो, हाँ मैनिफेस्ट करके कर रहे हैं। कि मैं कमा रहा हाँ हूँ। मैं 1 साल में ऑडी और मर्सिडीज ट्रेडिंग से ले सकता हूँ, ये प्रैक्टिकली एकदम पॉसिबल नहीं है भाई। अच्छे से अच्छे बिजनेस में कितना रिटर्न आ जाएगा? 25% का साल का रिटर्न आ जाएगा, खर्चे वर्चे काट के, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा आप कमा लेंगे, 25-30% का आप हो सकता है साल के शुरू के 1-2 ये साल भी आप, बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात है। बड़ी बात खर्चे है। वर्चे काट के 20% से ज़्यादा नहीं बैठता। नहीं। और ट्रेडिंग में भी आप अगर बिजनेस की तरह सोचो तो साल का लोग सोचते हैं 100% का रिटर्न हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ये गलती एक ट्रेडर करता है। मतलब उसको थोड़ा सा स्टडी करके, रिसर्च करके, हाँ समझ के ट्रेड करें। हाँ। और अनरियलिस्टिक वीडियोस के पीछे नहीं जाएं कि 100% हम कमा रहे हैं, 50% कमा रहे हैं। आप बिजनेस की तरह ऑप्शंस करो, सीख करके करो, और साल का आप टारगेट 30-35% करेंगे ना अगर प्रॉपरली, तो आप अचीव कर सकते हो, अचीव कर लेंगे। अच्छा, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, ये दोनों पे बहुत डिस्कशन होता है, बहुत वीडियोस चलती है। कुछ लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छी है। आपका क्या मत है इस पे? देखिए, दोनों अपने अपने माइंडसेट से अच्छा है। मैं बोलूँगा 2 तरीके के ट्रेडर हैं, और जो बायर है उसके लिए बायर अच्छा है, बाइंग अच्छी है, जो सेलर है उसके लिए सेलिंग अच्छी है। दोनों का अलग क्राइटेरिया है। अब अगर आप बाइंग करते हैं तो उसमें आपको कैपिटल कम चाहिए, आप 10,000 से भी बाइंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैपिटल ही कम है तो आपके लिए तो बाइंग ही अच्छी है। सेलिंग के लिए हमें चाहिए कम से कम 2 लाख का कैपिटल, 2 से 3 लाख। तो कैपिटल कंस्टेंट है तो आपके लिए तो और ऑप्शन ही नहीं है, बाइंग अच्छी है। दूसरा क्या है, बाइंग में रिस्क लिमिटेड है, सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। भाई आपने ऑप्शन बेचा तो ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। मैं ऑप्शन बाइंग प्रीफर करता हूँ, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो ऑप्शन बाइंग में, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो भी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में। अच्छा। ठीक है। अब जैसे आपने पूछा बाइंग अच्छी कि सेलिंग अच्छी, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपकी स्टडी है, आप थोड़ा सा टूल्स हैं, चार्ट्स हैं, डेटा रीड करना आप सीख गए, तो बाइंग में बहुत पैसा बना सकते हैं। भाई सेलर की एवरेज रिटर्न कितनी होती है साल की? सेलर टारगेट करता है कि मैं 3%, 2.5% महीने का बना लिया तो मैं बहुत खुश हूँ। यानी साल का 25-30-24% का रिटर्न अगर सेलर को मिल गया तो वो बहुत खुश है। बायर साल का 50%, 100% भी बना सकता है, 200% भी बना सकता है, बट उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि उसमें उसका फंड है। और जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो फंड इन्वेस्टर का होता है। हाँ मतलब अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट लिया है हाँ कि कोई एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद 1 करोड़ का फंड आपको एलोकेट हो जाता है, हाँ जिससे आप कर सकते हैं। तो जब फंड अपना नहीं होता है तो हमें कम भी मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो तो बात सही। देखिए, बाइंग जब आप करते हैं ना, सेलिंग आप कर रहे हैं, हाँ तो सेलिंग में फंड ज़्यादा चाहिए होती है, हाँ और उसमें आप ज़्यादा फंड होता है तो यील्ड कम हो जाती है। और सेलिंग का मतलब ये नहीं कि आप खाली नेकेड ऑप्शंस करें। उसमें जब आप बाइंग करते हैं तो बाइंग में कई सारी स्ट्रेटजी होती है, जैसे बुल स्प्रेड्स होती है, बियर स्प्रेड्स होती है, कवर्ड स्ट्रेटजीज होती है, तो वहाँ पे यील्ड आपकी ज़्यादा बैठती है। बाइंग एंड सेलिंग में मेनली क्या है, सेलिंग में कैपिटल के ऊपर उतनी बड़ी यील्ड नहीं बैठ पाती है। अब जब मैं बाइंग करता हूँ तो मैं 1 लाख की अगर बाइंग करूँ, मान लीजिए मैंने बुल स्प्रेड्स कर दिया, तो 1 लॉट बुल स्प्रेड बनाने में मेरे को 50-30-40 हज़ार लगते हैं, और उसके ऊपर यील्ड मेरी बैठ जाती है एक एक दिन में 2 से 3% की। तो यील्ड ऑन कैपिटल जब आप बाइंग करते हैं तो ज़्यादा है, इसलिए बायर ज़्यादा कमा सकता है सेलर से। तो मेरे ख्याल से तो बाइंग, अगर आप नॉलेज है, टूल्स है, प्लानिंग है, डिसिप्लिन है, तो बाइंग इज बेटर फॉर रिटेल। सेलिंग इज बेटर जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, लॉस लेने की ताकत है, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स है, और जो M2M से नहीं डरेगा, उसके लिए सेलिंग बेटर है। तो दोनों बेटर है, अपना अपना एंगल है। ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादातर लोग लॉस कर बैठते हैं। ऑप्शन सेलिंग में अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो लॉस हो जाएगा। नहीं, बाइंग में, सॉरी। बाइंग में, हाँ तो ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर लॉस करते हैं। उसके लिए क्या आता है कि ऑप्शन, उनके पास टूल्स नहीं होते हैं। अब जैसे मान लीजिए 90% ऑप्शन बायर से भी बोलती है कि लॉस करते हैं। मैं बोलता हूँ ये पॉसिबल नहीं हो सकता अगर आपके पास थोड़ा भी टूल है। आपको क्या चाहिए? ऑप्शन बाइंग बिना टाइमिंग के नहीं हो सकता भाई। ऑप्शन बाइंग में ऐसा है कि टाइम वैल्यू डिके हो जाती है। भाई ऑप्शन आप खरीदोगे,
एक तरीके से ऑप्शन क्या, आइस है, बर्फ है, उसको एक कूलिंग टेम्परेचर चाहिए। अब बर्फ को अगर आप 0 से ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर नहीं देंगे तो वो क्या गल जाएगा। तो जो ऑप्शंस हैं उसमें एक मार्केट का मोमेंटम चाहिए, अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू टूट जाएगी, टूट गल जाएगी, जाएगी। हाँ। तो वो मोमेंटम कई बार नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ऑप्शन बायर को टाइमिंग चाहिए। टाइमिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप ऑप्शंस मत करो, फिर आप पैसा नहीं बना सकते। ये तुक्के वाला गेम नहीं तुक्के है। वाला गेम नहीं है, ये हाँ। स्टडी वाला गेम और है। लॉस वही करते मुझे लगता है जो तुक्के वाले होते तो हैं। आप ये देखें ना, 80-90% जो ट्रेडर हैं हमारे यहाँ, हम्म, उनके पास टेक्निकल एनालिसिस का टूल है भी तो वो देखते नहीं है। आज के दिन में जितने भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म हैं, हर जगह चार्ट्स फ्री में आते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप स्टॉक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट खुल जाएगा। एनएससी इंडिया की जो वेबसाइट है वो फ्री वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आज एनएससी की जो नई वेबसाइट आई है वहाँ पे चार्ट्स फ्री में आ रहे हैं। बट आप किसी भी ट्रेडर से पूछ लीजिए, क्या उसने स्टॉक लेने के पहले चार्ट देखा है? नहीं देखा है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं बट उनको प्राइस मूवमेंट का आइडिया नहीं है। तो और दूसरा, ऑप्शंस डेटा वगैरह का भी स्टडी नहीं होता है। तो ऑप्शंस के लिए तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बायर को लॉस होगा। चाहे सेलर भी है, सेलर का भी वही एंगल है। तो ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपको नॉलेज के बिना आप पैसा नहीं बना सकते। इन्वेस्टमेंट में आप बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अपने लॉन्ग टर्म आपका थॉट प्रोसेस है। आप क्या तो म्यूचुअल फंड्स को आपने दे दिया है, या आपने ईटीएफ में लगा दिया, या आपने अच्छे स्टॉक्स में लगाया, वहाँ पे डे टू डे फ्लक्चुएशन से कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे आपकी वेल्थ बन सकती है, बट ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं बन सकती अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो वो आप गेन करें फिर ही ऑप्शन में आए। नहीं तो फिर आप लॉस में। हाँ, ऑप्शन चैन को देखकर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्रैक्टिकली? देखिए ऑप्शन चेन, मैं बोलता हूँ मैं ऑप्शन चेन में एक वन ऑफ द ऐसा एनालिस्ट हूँ जो ऑप्शन चेन को बहुत एक्सटेंसिव यूज़ करता हूँ। अच्छा। और ये आपका सवाल मेरे लिए बहुत अच्छा है कि ऑप्शन चेन से आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि मेरी जो अपनी एक्सपर्टीज़ है ये ऑप्शन चेन पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है और मैंने बहुत रिसर्च किया है। मतलब आप 6-7 सालों से मैंने ऑप्शन चेन के हर एंगल को रिसर्च किया होगा। तो मैं बड़ा सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ कि ऑप्शन चेन का देखिए, एक तो स्टेप 1 है, आप ये देखिए करंट वीक का डेटा देखिए कि करंट वीक में ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। तो करंट वीक को देखना है क्योंकि हमारे पास वीकली एक्सपायरीज है। स्टेप 2 ये होता है कि आप ये देखो कि कौन सी स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। जिस स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो एक रेसिस्टेंस है। और फिर एक देखो पुट ऑप्शन में कि कौन सी स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। तो जिस स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है वो सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो आप ये देखिए किस में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, कॉल्स में, तो वो रेसिस्टेंस हो गया, और पुट्स में जिसमें बन रहा है वो सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस निकल गया। अब इसमें स्टेप 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4 है, वो आपको ड्यूरिंग द मार्केट ये देखना है कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बना है उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कैसे हो रहा है। यानी मान लीजिए एक स्ट्राइक आपको मिली 24,800 की जिसमें कॉल्स का बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और पुट्स में आपको एक स्ट्राइक मिली 24,500 की जिसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। बट ड्यूरिंग द डे कॉल्स का जो एग्जिस्टिंग ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा कम हो रहा है या पुट्स का कम हो रहा है, दोनों में कौन सा ओपन इंटरेस्ट घट रहा है ज़्यादा तेज़ी से। इसका मतलब अगर कॉल्स में घट रहा है तो मार्केट रेसिस्टेंस की तरफ जाएगी, और पुट्स में घट रहा है तो मार्केट सपोर्ट की तरफ जाएगी। भाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो निकाल लिया, ये बड़ा इजी है। बट यहाँ पे नई लर्निंग क्या है कि मार्केट रेसिस्टेंस की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, यानी 24,800 की तरफ जाएगी। सपोज कीजिए मान लीजिए 24,700 चल रही है, तो 24,800 की तरफ जाएगी या 24,500 की तरफ जाएगी, वहीं पे ट्रेडर कमाएगा। तो वहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करो कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है वो कॉल्स में घट रहा है ज़्यादा या पुट्स में घट रहा है। अगर पोजीशन पुट में घट रही है यानी उसकी टोटल पोजीशन से कम हो रही है तो वो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और कॉल्स में घट रही है तो कॉल्स की तरफ जाएगा। तो ये लर्निंग है, इससे आप ऑप्शन चेन को स्टडी करके ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर रहे हो। ये बहुत अच्छा टूल है ऑप्शन चेन, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग ट्रिक है जो आपको ऑप्शन मार्केट में प्रॉफिट बना के दे सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी डिस्कशन हमने किया, देखा भी है, समझा भी है, बहुत सारे मित्रगण हैं। ये दिल के पंपिंग को थोड़ा बढ़ा देता है
हाँ, बिल्कुल आपका आपका होता है? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल होता है। ठीक है। देखिए ये क्या है, जब आप नए हैं तो ज़्यादा होता है। अच्छा। अब जैसे जैसे आप उसमें पारंगत हो जाते हैं कम होता है। कम होता है। बट इसका इसका कंट्रोल करने का तरीका मैंने सीख लिया है। अच्छा। ठीक है, होता सबके साथ है। हुँ, बट जब आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो कम होता है। हुँ, मान लीजिए आपने कोई एक स्ट्रेटजी बनाई और आपने उसको बैक टेस्ट किया कि इस स्ट्रेटजी पे पिछले अगर मैंने 2 साल किया होता तो मेरा को सक्सेस रेट 70% मिल रहा है और मुझे इतना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है। जब आपने बैक टेस्ट किया तो आपको लगा कि नहीं ये स्ट्रेटजी वर्केबल है, फिर आप उसे लाइव इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। तो शुरू में जब महीने 2 महीने इम्प्लीमेंट करते हैं तो थोड़ा सा माइंडसेट का गेम है ये स्ट्रेस होती है। बट जब धीरे धीरे आपको लगता है कि नहीं जो आपने रूल्स बनाए हैं हुँ, वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग में भी उसने किए और लाइव मार्केट में कर रहे हैं, तो फिर आपको वो डर नहीं लगता, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि ये रूल 70% एक्यूरेसी मुझे देगा और 30% फेल होंगे। तो जब फेल होंगे तो आप लॉस बुक करके निकलते हो और जब प्रॉफिट होता है तो आप बड़ा प्रॉफिट बुक करते हो। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है कोई भी बिजनेस में। अगर आप कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं और आपने उसकी हिस्ट्री को स्टडी किया है, सिमिलर कॉम्पिटिटर को स्टडी किया है, वो कैसे ग्रो किया है, तो आप सीख जाते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका ये सॉल्यूशन है। तो हुँ। सेम इसमें भी है कि आप बैक टेस्ट करके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और वो आपको लाइव मार्केट में आती है तो आप उससे डरते नहीं हो और उसमें प्रॉफिट बना के निकल जाते हो। जिस दिन मान लीजिए आप लॉस बुक करते हैं, एक हैवी लॉस कुछ भी, उस वक़्त आपका पर्सनल डे कैसे जाता है? क्योंकि फैमिली है, हाँ ठीक है, थोड़ा-सा यूजुअली चिड़चिड़ापन हो जाता है, जो नए लोग हैं उनको हाँ हाँ ज़्यादा होता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या चीज़ें आप कोशिश करते हो कि ये ना करें? देखिए लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। हुँ, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि लॉस तो हो गए, आप बच नहीं सकते लॉस हुँ, से। बट लॉस कंट्रोलेबल होना चाहिए। मतलब लॉस इतना भी नहीं हो जाए कि आप एक ही दिन में आपकी कैपिटल 60-70% साफ हो जाए। तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट शुरू से करके चलना होगा। ये प्राइमरी स्टेप है कि आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलें। तो और लॉस तो पार्ट ऑफ द गेम में होगा और आपके पास इतना कैपिटल तो बचना चाहिए कि आप दोबारा अटेम्प्ट ले सको, तीसरी बार आप ट्रेड में अटेम्प्ट ले सको ताकि आप लॉस रिकवर कर सकें। तो देखिए लॉस होता है, स्ट्रेस भी होता है, बट जैसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। नेक्स्ट डे फिर मार्केट है, अगले दिन हम फिर से ट्रेड लेंगे और रूल बेस्ड काम करेंगे और फिर से हमें प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि जो बैक टेस्टिंग मॉडल है उसमें तो 70% एक्यूरेसी हमें मिली है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बार बार रूल्स फेल करते चले तो जाएंगे। जो सुलझे हुए व्यक्ति नहीं हैं, हाँ उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि लोग गुस्से में कभी अपना लैपटॉप तोड़ देते हैं या कंप्यूटर तोड़ देते हैं, शाउटिंग करना शुरू कर देते हैं। अ, फ़ोन पे या बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बीइंग अ सीनियर आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने इस वाले एसओएस वाले कंडीशन पे क्या करें? देखिए ऑप्शंस, मान लीजिए आप नए हैं हुँ, और एक तो आपका अगर टेम्परामेंट नहीं हो रहा है कि रिस्क ले सकते हैं तो आप छोटे कैपिटल से कीजिए। ठीक है। ठीक है, बड़े कैपिटल से कभी भी मत जाइए, बड़ी पोजीशंस पे मत जाइए। और उसमें एक होती है नेकेड ऑप्शंस, यानी आपने नेकेड कॉल ऑप्शन ले लिया, पुट ऑप्शन ले लिया, वहाँ पे वो रिस्की होता है। उसमें आपके उसमें लॉस भी जल्दी होता है, प्रॉफिट भी जल्दी आता है। उसकी जगह आप स्प्रेड्स में जाइए, जिसे हम बोलते हैं बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स। कई बार मेरे साथ भी होता है कि मुझे डर लग रहा है पोजीशंस लेने में, तो उस समय या क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या क्लैरिटी है, मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, तो हम हेजिंग की तरफ जाते हैं, जिसे हम बुल बियर स्प्रेड बोलते हैं। तो स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो एक तो की है कि आप छोटे फंड से कीजिए, छोटे छोटे लॉट से कीजिए, 75 का मिनिमम लॉट है वहाँ से कीजिए। दूसरा, आप नेकेड ऑप्शंस की जगह हेज ऑप्शंस कीजिए, जिसे हम बुल एंड बियर स्प्रेड्स बोलते हैं। तीसरा, ओवरनाइट कभी भी नेकेड ऑप्शंस कैरी मत कीजिए। ये मेरे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जो मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ कि ओवरनाइट नेकेड ऑप्शंस कैरी आप मत कीजिए। यानी आपने कॉल ऑप्शन ले लिया, आप ये सोच रहे हो कि कल आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा और आप उसे कैरी कर लेते हो। वो अगर आप पूरे साल में देखोगे तो नेट में आपको लूजर ही बना के जाएगा। आपको कैरी करना है तो आप हेजिंग लेके जाइए ना, आप बुल स्प्रेड ले जाइए, हुँ, बियर स्प्रेड ले जाइए, क्योंकि आपका प्राइमरी एम ये होना चाहिए कि मेरा कैपिटल इरोड नहीं हो, मैं लंबे समय तक पिच पे टिका रहूं, ये एम से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, भाई लॉस हो गया, कई बार लॉस रिकवर करने के लिए हम दूसरा ट्रेड मारते हैं, तीसरा ट्रेड मारते हैं, उसमें और लॉस हो जाता है, वो नहीं करना है। एक और मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है, हमें एवरेजिंग लॉस में नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ट्रेडर ये रिटेल वाले बहुत गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए 50 रुपये में कॉल ऑप्शन ले ली, वो 25 की आ गई,
तो वो क्या करते हैं, 2 लॉट उनके पास था और 2 लॉट ले लिया, तो आप लॉस में और एवरेज कर रहे हो। तो जो चीज़ लॉस दे रही है, आप लॉस को आपने डबल कर लिया, फिर वो अगर 10 आ गई तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपकी पोजीशन आपकी ताकत से ज़्यादा हो जाती है। तो लॉस में कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट ऑप्शंस में तो एवरेज करना ही नहीं चाहिए। आपने लिया, प्रॉफिट बुक किया, नेक्स्ट ट्रेड। ग्रेट। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो धीरे-धीरे आप उसी फिर प्रोसेस को, साइकोलॉजी बिल्टअप करती बिकॉज़ जाती है, माइंडसेट। हाँ, ये हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग माइंडसेट का गेम है, हाँ, प्रैक्टिस का गेम है, डिसिप्लिन का गेम है। आप कोई भी बिजनेस में स्टार्टिंग जब आप उतरते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, धीरे धीरे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है, फिर आप आगे बढ़ते जाते हो। वैसे ही ये ऑप्शन भी आप सोचो ना कि एक बिजनेस की तरीके से है। आप कैपिटल, आज आपने 10 लाख रुपया लगाया, तो आप ये सोचो कि मुझे कम से कम 6 महीने तो मेरी दुकान बंद नहीं हो जाए, ये पहले इस पे इंपॉर्टेंट है। फोकस करना चाहिए। बंद नहीं हो जाए। हाँ, अब आदमी नया बिजनेस हाँ, लगाता है तो उसका तो ये होता है ना, 6 महीने में ब्रेक इवन तो आ जाऊं, रिटर्न बाद में हाँ, कमाऊंगा। तो 6 महीने आपकी कैपिटल सेफ रहनी चाहिए। अगर आपकी 6 महीने कैपिटल सेफ हो गई तो अगला 6 महीना आप रिटर्न कमा लोगे। तो बिजनेस में तब भी तक यही, सीख भी जाओगे। सीख भी जाओगे। हाँ, तो एम ये रखो कि 6 महीने मुझे रिटर्न नहीं आए चलेगा, बट मेरा ब्रेक इवन तो कम से कम हो जाए, हुँ, इरोजन नहीं हो। हुँ, अगर आपने 6 महीने सस्टेन कर लिए तो आप ये मान के चलो कि अगले 6 महीने में आप प्रॉफिट कमा लोगे। और आपने 1 साल सस्टेन कर लिया ऑप्शन मार्केट में, तो फिर आपके लिए आगे का रास्ता बिल्कुल साफ बहुत है। बड़ी बात आपने बताई है, क्योंकि डे 1 में लोग हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, जी बिकॉज़ देख रहे हैं इंटरनेट पे, जी ठीक है? जी और उनको लगता है कि 10 का हम पहले 40 कैसे करें, 30 जी कैसे करें, जी 20 कैसे करें, जी, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। तो आज अगर हम ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करें, तो अब उल्टा हुआ है, पहले लोग 2 साल तक लॉस कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, हम्म। ऑन इंटरनेट, ऑन मार्केटिंग, ऑन ब्रांडिंग, ऑन पीआर, बिल्कुल, सब कुछ। 100%, यस। तो बर्न कर रहे हैं, हम्म, यानी 2 साल तक वो पैसा लगा रहे लगा हैं, रहे हैं, वो भी इन्वेस्टर का पैसा लगा रहे हैं 100%, यस यस। और बहुत बड़ा दाँव ले रहे हैं। हाँ हाँ, अब उसके बाद उनको लग रहा है मैं तीसरे चौथे साल से कमाऊँगा। 30 से 34 साल से ब्रेक इवन होऊंगा। ब्रेक इवन, हाँ। पहले तो हाँ, आप 2 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर हाँ, लगता है कम से कम 4 साल में मैं ब्रेक इवन आ गया तो भी बहुत अच्छा है, हाँ, और 5-6 साल से मेरी रिटर्न आनी रिटर्न चालू आएगा, होगी। हाँ, और हाँ। यहाँ जब हम ऑप्शन में पैसा लगाते हम हैं तो डे 1, लगता है कि हाँ, मेरा अगले दिन से ही मेरा अगले रिटर्न दिन आने से, लगा। हाँ। तो आप शुरू में टारगेट ये रखो हुँ। कि 6 महीने आप ब्रेक इवन रहो, फिर आप कमा लोगे। किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी हो, सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म या कोई बेस्ट कोर्स या कोई बेस्ट बुक जो बिल्कुल नहीं जानता और उसको सीखना है? अगर सीखना है ना तो बेस्ट रीडिंग है। आप फालतू इधर उधर कोर्स की तरफ मत जाइए। हुँ, सिंपल आप खुद से स्टडी कीजिए, बुक्स पढ़िए, जैसे मैंने 2 बुक बताई इस हुँ, पॉडकास्ट में, वो हुँ, आप पढ़ो। टेक्निकल एनालिसिस सीखो, और प्रैक्टिस जरूरी है। छोटे फंड से आप ये मान के चलो कि 50,000 रुपये आप लेकर के मान के चलो कि ये मैं लॉस देने की लर्निंग कॉस्ट है मेरी, और उससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो एक एक लॉट से, एज्यूमिंग कि ये 50,000 मेरी लर्निंग कॉस्ट है और ये मैं मार्केट को देने को तैयार हूँ। और जो आपने सीखा उससे आप उसको प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और बहुत सारे यूट्यूब में आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ से आप लर्निंग ले सकते हैं। तो कोई ऐसी कोर्स के पीछे जाना जरूरी नहीं है। मेन 2-3 बुक हैं, ये आप पढ़ सकते समझ हैं, गया। प्रैक्टिस कीजिए, और एक लर्निंग इन्वेस्टमेंट दे करके आप हाँ, खुद से करेंगे तो 6 महीने के अंदर आप अच्छे से सीख जाएंगे और जो इसको। करे ऑथेंटिक वे में करे, थोड़ा वैलिडेट करके करे, वैलिडेट करके यूँ ही करें। ऐसे नहीं कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वैलिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ हाँ कि वो करेंगे तो ज़्यादा हाँ सही होगा। हाँ। अ, थोड़ा-सा 5 मिनट हम आपके बारे में जानेंगे, पर्सनली आपके बारे में, कि जर्नी आपकी ट्रेडिंग की या शेयर मार्केट की कब शुरू हुई? पहला ट्रेड आपने कब किया? टोटल कितने सालों का एक्सपीरियंस रहा? और क्या टॉप अचीवमेंट रही जिससे आज प्राउड फ़ील आप करते हैं, परिवार करता है, सोसाइटी करती है? देखिए, मैं 2004 में मैंने सीए क्वालिफाई किया था, जी। और मेरा इंटरेस्ट ट्रेडिंग में जागा जब मैं सीए कर रहा था। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फील्ड में था, उसने मुझे कुछ शेयर्स बताए थे, तो मैंने फादर से लिमिटेड फंड लेकर के उस शेयर में डाला था, और वो क्या हुआ कि वो महीने में डबल हो गया था। ये 2004 की बात कर रहे हैं आप? 2003-2 के आसपास। हाँ। और उस शेयर का नाम था यूबी होल्डिंग, अभी भी मुझे याद है, यूबी होल्डिंग। तो वो सीआरटी मॉनिटर आया करते थे ना, बड़े हाँ हाँ, वाले? उस समय मॉनिटर भी उतने, कंप्यूटर, कंप्यूटर भी उतने फ्लॉपी 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 वाले हाँ, थे। हाँ। उस समय मोबाइल भी आप देखेंगे तो वो बटन वाले मोबाइल आए थे, नए नए उस नए समय, आए थे, हाँ, नए हाँ, आए हाँ। थे। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा कि इसमें कुछ है।
जब कैपिटल भाई 2 महीने में डबल हो गया, उससे क्या हुआ था मेरा 1 साल का मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो मेरा खर्चा वर्चा निकला था उस समय। अच्छा। ठीक है, तो वो उसके बाद मैंने सोचा सीए करने के बाद मैं एक्सप्लोर करूंगा कि क्या फील्ड है। अच्छा, उस वक़्त आपने कहाँ पैसे लगाए थे? मैंने एक ब्रोकर के अकाउंट खोल अच्छा, करके, ठीक है। हाँ, है ना, और उसमें शेयर लिए थे। समझ और गया। उस समय बॉन्ड भी ट्रेड होता था, सरदार सरोवर बॉन्ड। अच्छा। सरदार सरोवर बॉन्ड मैंने 25,000 रुपये में लिए थे, एक बॉन्ड। और क्योंकि वो बॉन्ड था तो उसमें मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि हम लोग के चैप्टर में बॉन्ड वैल्यूएशन थी सीए में। तो मैंने लिया और इंटरेस्ट रेट उसमें 9-10% के आसपास का था, तो मैंने बॉन्ड ले लिया। बट संजोग से क्या हुआ, वो 25,000 का बॉन्ड 2-3 दिन में करीब 36-37,000 हो गया। तो मैंने सोचा बॉन्ड में इतना प्राइस फ्लक्चुएशन क्यों हुआ, क्योंकि कुछ इंटरेस्ट रेट में उस समय चेंजेस हुए थे, पॉलिसीज़ में कुछ चेंज हुए। तो मुझे लगा प्राइस में कुछ होता है, तो मैंने स्टडी करना चालू हुआ। फिर मेरा इंटरेस्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव किया। फिर 2004 में मैंने कलकत्ता से सीए किया था, मैं दिल्ली की तरफ आया और मैंने एक फर्म ज्वाइन किया जो यूएस में ट्रेड करती थी नैस्डैक लिस्टेड स्टॉक्स में। हुँ। और वहाँ पे फिर मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं शाम को 7 बजे से मेरी ऑफिस स्टार्ट होती थी और रात में 2 बजे तक मैं ऑफिस करता था नाइट शिफ्ट में। और वहाँ पे मैंने ट्रेडिंग चालू करी। उस समय इंटरनेशनल एक्सचेंज में हम ट्रेडिंग करते थे और वहाँ पे मुझे टेक्निकल एनालिसिस की प्रॉपर ट्रेनिंग मिली। ओह ग्रेट! और वो जो ट्रेनिंग मिली वहाँ से इंटरेस्ट जागता गया और फिर मैं ट्रेडिंग ऑप्शंस और इनकी तरफ मूव करता गया और मैंने बहुत स्टडी किया। फिर वहाँ से मैं 2006 में एसएमसी में आ गया, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स आ गए कि आप इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ फेमा के ऐसे रूल्स आए। तो वो ट्रेडिंग छोड़ के फिर मैं एसएमसी ग्लोबल की तरफ मूव किया 2006-07 में। और 2006-07 से आज भी मैं एसएमसी ग्लोबल में हूँ। करीब आप देखेंगे तो ये 17-18 साल एसएमसी ग्लोबल के साथ मुझे हो गए। और वहाँ पे डीके अग्रवाल सर हैं, जिनके गाइडेंस में मैंने ऑप्शंस सीखा। और मुझे अभी भी याद है कि ऑप्शंस की बुक खरीदने के लिए वो मुझे फाइनेंस किया करते थे। अरे! और मैं बुक लाता था खरीद के और मैं पूरी तरीके से उस बुक को पढ़ के उनको समरी सुनाता था कि सर इस बुक के अंदर ये है। और फिर उस बुक से वो मॉडल्स वगैरह हम लोग डिस्कस करते थे, डेवलप करते थे। तो वो मेरी लर्निंग का बहुत बड़ा फेज़ रहा, क्या बात है। क्योंकि जब आपके अपने बॉस को एक बुक की समरी पढ़ के उनको समझानी होती है तो आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना होता है। बहुत इन डेप्थ पढ़ना होता है। और वो मुझे डेडलाइन देते थे कि ये बुक, क्योंकि बुक महंगी होती थी, फॉरेन राइटर की 5-6 हज़ार की होती थी उस समय 2006-07 में। तो वो मुझे फाइनेंस करते थे और मैं बुक पढ़ के उनको समरी देता था। फिर हम लोग, तो वो मेरी लर्निंग का बहुत बड़ा फेज़ रहा। और मैं उस समय ऑफिस 9 बजे से रात में 12 बजे तक होता था ऑफिस में। मॉर्निंग मेरी शिफ्ट थी, अच्छा। मॉर्निंग 9 to 12, क्योंकि शादी भी नहीं हुई थी और मैं पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। तो मैं 9 से 12 ऑफिस में होता था और कमोडिटी की भी ट्रेडिंग किया करता था रात में। तो वो मेरा लर्निंग का 1-1.5 साल का बहुत ही बड़ा अच्छा फेज़ रहा। और मैंने उस 1 साल में इतनी बुकें पढ़ी होंगी और सर को वो बुक की समरी सुनाई। और वो फेज़ मुझे भी लगता है कि मेरी लर्निंग का बेस्ट फेज़ गोल्डन रहा, गोल्डन गोल्डन टाइम। फेज़ रहा लर्निंग के हाँ, लिए। हाँ। और वहाँ से फिर मैं ऑप्शन में एक्सप्लोर करता गया। और ये सारा नतीजा रीडिंग का ही है। भाई सीए जब आप करते हैं तो करिकुलम में आपके ऑप्शंस नहीं होती है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती है। बट ये, क्योंकि एक देखिए, प्रोफेशन में दो चीज़ होता है। एक होता है आप किसी प्रोफेशन में पैशन से जाते हैं और एक होता है आपने जो स्टडी किया आप उसमें जाते हैं। तो जो भी आप किसी को फाइंड करेंगे, अगर वो किसी ऐसे प्रोफेशन में जाता है जो वो पैशन से गया है, तो वो ज़्यादा सक्सेस हो पाता है, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए पैशनेट है। अब मैंने सीए किया बट मेरा सीए ऑडिट टैक्सेशन में पैशन नहीं था। बट इस फील्ड में मैं आया क्योंकि मेरा पैशन है रिसर्च के लिए। तो मैं इसमें ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ, ज़्यादा लर्निंग ले पा रहा हूँ। आज भी मैं लर्नर हूँ और हर समय मेरी रीडिंग हैबिट होती है, क्योंकि वो हैबिट डेवलप हो चुकी है। तो ये जर्नी रही। और मैं बेसिकली मुझे अच्छा तब लगता है जब मैं अच्छी रिसर्च दे पाता हूँ, लोगों को अच्छी रिसर्च दे पाता हूँ। मैं निफ्टी के निशानेबाज अगर मुझे बोला जाता है तो मैं अच्छी कॉल्स दे पाता हूँ, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और अगर मेरे कारण लॉस होता है तो मुझे दुख भी होता है कि मैंने ट्रेड दिया और ट्रस्ट में लॉस हो गया मेरे कारण। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं अच्छे ट्रेड्स दे क्योंकि पाता एक हूँ। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो ये कहीं-कहीं
इमोशंस के साथ भी कनेक्ट है कि मेरे द्वारा 100 दिया गया यस कोई भी। यस यस। और हाँ। मैं काफ़ी अब देखोगे तो मैं इमोशनल पर्सन हूँ, और मुझे अपने से ज़्यादा लोगों का इमोशंस का ख्याल होता है। तो अगर मैं ट्रेड देता हूँ और वो गलत चली जाती है तो मुझे स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, और मैं फिर और डबल रिसर्च करता हूँ कि क्यों गलती हो गई, और अगले तो दिन उसको और बेटर करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मुझे ये तो उम्मीद है कि आपने 2004 में सीए किया, एक तो आप प्रोफेशनल हैं और उसी फील्ड के हैं, फिर आप डे वन से कंसिस्टेंट लर्नर रहे हैं। बिल्कुल तो जब आप बुक लिखेंगे, इस यूथ को आप वो दे पाएंगे, क्योंकि एक लर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। बिल्कुल आप एक डार्क साइड भी बताएंगे, मतलब एक नेगेटिव पॉजिटिव साइड दोनों बताएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली में आप उसमें रेसिपी बताएंगे, बिल्कुल। कहते कुकिंग रेसिपी होती है ना, तो एक रेसिपी बताएंगे बिल्कुल कि एक साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, आपका लर्निंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, बिहेवियर, बिलीव, आपको डिपेंडेंट कहाँ है होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे लगता है यूथ के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। और जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, कोई पॉडकास्ट लूंगा तो किसी फॉरेनर के साथ, तो हो सकता है कि वो कहेंगे कि हाँ, एक इंडिया में एक लेखक हैं, उनकी बुक आपको ऑप्शन की पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, अभी उसमें उन्होंने समय लगेगा, बट हाँ, ये है कि हम हाँ, लोगों ने जो रिसर्च करी उसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत थी। आज के यूथ उतना हाँ, समय नहीं नहीं दे कर सकते, पाएगी, नहीं कर तो पाएगी। जो सीखा है कम से हाँ, कम वो आगे बहुत ज़रूरी है सर। जाए लोगों तक, हाँ, हाँ, यूथ तक जाए, ताकि उनको वो समय नहीं देना पड़े, और आज के ज़माने में वो उसको सीख करके इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो यही क्या बात है। ऑब्जेक्टिव है, लिख रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा बट बहुत जल्दी हम उसको लेकर के आएँगे। एसएमसी ग्लोबल क्या है एसएमसी और ग्लोबल, कौन उससे जुड़ सकते हैं लोग? देखिए एसएमसी ग्लोबल के पास बैंकिंग के अलावा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ भी, इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। तो एसएमसी ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग लाइसेंस के अलावा उनके पास इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंड टू एंड पूरा एंड टू सॉल्यूशन। एंड है। रियल एस्टेट के भी प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के भी प्रोडक्ट्स हैं, आर्बिट्राज के भी हैं, एनआरआई डेस्क भी है हमारा, एल्गो डेस्क भी है, तो सारा कुछ है। ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एसएमसी ग्लोबल प्रोवाइड करती है, केवल बैंकिंग लाइसेंस को छोड़ के। अच्छा, कि कोई भी अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे हाँ, तो। तो हाँ। एसएमसी आपको फैसिलिटेट करेगी। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हैं, आप कोई भी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो आपको एसएमसी ग्लोबल हर चीज़ में गाइड करती है, और ओके, बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पे आपको ग्रेट, गाइड बहुत करती है। बड़े। कोई इस मिशन से जुड़ना चाहे? देखिए, इस मिशन से जुड़ना चाहे, एसएमसी ग्लोबल से जुड़ना चाहे, तो आप मोस्ट वेलकम है। आप एसएमसी ग्लोबल गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको हमारे सारे कस्टमर केयर के नंबर्स मिल जाएंगे, हमारे कॉरपोरेट ऑफिस मिल जाएंगे। एसएमसी ग्लोबल में करीब 3000 एम्प्लॉय हैं हम लोग, लिस्टेड कंपनी है, एनएससी में भी लिस्टेड है, बीएससी में भी लिस्टेड है। हम लोग 3000 एम्प्लॉय हैं। फाउंडर सुभाष जी, महेश जी हैं, जो काफ़ी, अभी हम लोगों ने 35 ईयर्स अभी मनाया है, तो ये 35 साल पुरानी कंपनी है, और जानी मानी कंपनी, हर तरीके से लिस्टेड है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप जुड़ सकते हैं। आपको गूगल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे सारे कॉरपोरेट ऑफिस हैं पूरे इंडिया में, हमारे 100 से ज़्यादा हमारी ब्रांचेज़ हैं। ये तो हमारी डायरेक्ट ब्रांचेज़ हैं, और हमारे पार्टनर्स भी हर जगह अवेलेबल हैं। तो तो पार्टनर भी बन सकते हैं लोग, हाँ, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स भी बिजनेस बन पार्टनर सकते हैं, बन सकते बिल्कुल हैं, बन सकते हैं। और जिससे कि वो एक सिस्टमैटिक बिजनेस भी अपना हाँ, क्रिएट कर कर सकते सकते हैं, हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग आप एसएमसी के साथ जुड़ के कर सकते हैं। ओके, और ट्रेनिंग एंड ऑल सब कुछ सब पूरा चीज़, सपोर्ट मतलब होता है। पूरी हमारी सेल्स फोर्स है, 3000 लोग की अगर ठीक है, टीम है, तो ग्रेट। हर फील्ड के लिए, रिसर्च के लिए, आपकी मार्केटिंग के लिए, आपको सेल्स सपोर्ट के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, सारी अलग अलग टीम है, प्रॉपर मैनेज्ड हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जुड़ के हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। शानदार सर, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी बातचीत रही। और आप अपने में एक यूनिवर्सिटी हैं, बिकॉज़ इसलिए ना, क्योंकि आपने वो समय दिया है, वो टाइम दिया है आपने। तो होता है ना कि इंसान एक लाइब्रेरी के तौर पे कभी-कभी हो जाता है। तो क्योंकि आपने डेडिकेशन के साथ दिया है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक डेडिकेटेड अगर आपका ईयर है और किसी का अनडेडिकेटेड 5 साल भी उससे कम है, बिल्कुल तो बहुत ज़रूरी है और आज की यूथ की रिक्वायरमेंट है। अगर हम पिलर्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडर आज के पिलर्स हैं, तो पिलर्स के साइकोलॉजी को, उनके
बहुत सारे पैटर्न को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और आपने अपना समय दिया सर, उसके लिए दिल से आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। आपने सवाल बहुत अच्छे पूछे, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। और एकदम ज़मीन से जुड़े सवाल थे और मुझे जवाब देके बहुत मज़ा आया। मैंने जो भी जवाब दिए सारे दिल से दिए और अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर किया। मुझे भी आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच नमस्कार। सर।